यांत्रिक युग, द एज ऑफ मैथ्स। वे इस युग को यांत्रिक युग कहते थे। ऐसा नहीं था कि मैथ्स के आने से युद्ध के अन्य हथियार विस्थापित हो गए थे। एलियन जातियों के खिलाफ गांगेय युद्ध में जो मानवता को मिटा देना चाहती थी, युद्धपोतों और सामूहिक विनाश के हथियारों की अभी भी एक आवश्यक भूमिका थी। फिर भी एक परमाणु बम बहुत विनाशकारी था। यदि मनुष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, एलियन जातियां आसानी से लाभ उठा सकती थी। यदि मानवता लगातार आंतरिक कलह को निपटाने के लिए खुद को कमजोर करती रहे, ये निरर्थक युद्ध तभी समाप्त होंगे जब मानवता अपने सभी अलग अलग जागीरों को एकजुट कर देगी। कई दूरदर्शी लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया है और एक हद तक सफल भी हुए हैं। शांति कभी टिकी नहीं रही। मानव जाति में अलग होने की एक जन्मजात प्रवृत्ति थी। एकता का महान उद्यम बार बार विफल हुआ, इसलिए लोग अलग हो गए। फिर भी अपनी सामान्य पैतृक विरासत से शिथिल रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच और कुछ भी समान नहीं था। युद्ध जारी रहे, लेकिन संधियों के एक जटिल जाल ने आवश्यक युद्ध सामग्री के विनाश को सीमित कर दिया। मानव जाति के पास एलियन घुसपैठ का विरोध करने का बेहतर मौका था जब उसने अपनी खुद की बस्तियों और युद्धपोतों को नष्ट करना बंद कर दिया। अपने पड़ोसी के ग्रह पर विजय प्राप्त करना सब ठीक है और अच्छा है, कम से कम बड़े हथियार मत निकालो और कृपया अंतरिक्ष में मौजूद महंगे सामान को बरकरार रहने दो। यह सबसे अच्छा समाधान नहीं था, लेकिन किसी तरह मानवता इससे उबर गई। नौसैनिक लड़ाइयों के स्थिर होने के साथ जमीनी युद्ध ने नया महत्व ले लिया। पैदल सेना, टैंक और तोपखाने ने लोकप्रियता में पुनरुत्थान का आनंद लिया, क्योंकि झगड़ालू मानव जाति अपने ही क्षेत्र के लिए लड़ रही थी। स्वाभाविक रूप से किसी भी हमलावर के लिए यह आसान नहीं था। दुश्मन की धरती पर काम करने के लिए मजबूर संघर्ष अक्सर घिसाई के युद्धों में बदल जाते थे। यहां तक कि अगर हमलावरों ने बड़ी मेहनत से अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, तो क्या यह प्रयास लायक था? उन्हें निराशा में पता चलता कि उन्हें अपने क्षेत्र में जो लाभ हुआ, उससे कहीं अधिक पैसा उनकी सेना ने गंवा दिया। अधिकांश युद्ध भड़काने वालों ने महसूस किया कि युद्ध लड़ना पैसे गंवाने वाला व्यवसाय था। बिल्कुल योजना के अनुसार शांतिवादियों ने सोचा जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ थपथ पाई। संधियों को ठीक इसी परिणाम के लिए व्यापक रूप से तैयार किया गया था। किसी ग्रह को त्वरित आत्मसमर्पण के लिए धमकी देने वाले उपकरणों के बिना युद्ध भड़काने वालों को क्षेत्रों को जीतने के लिए पुरानी और अक्षम तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। पता चला कि शांति प्रेमियों ने बहुत जल्दी जश्न मना लिया था जब से महान मैक लियू ने पहली बार एक विशाल मानवरूपी मशीन, जिसे मेज कहा जाता है, के साथ युद्ध के मैदान पर कदम रखा। युद्ध हमेशा के लिए बदल गया। यह एक बिल्कुल नए प्रतिमान में उन्नत हुआ, यहां तक कि सबसे दुर्गम ग्रहों पर भी सक्षम रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम। पहले मेज ने पारंपरिक सेनाओं के धीमे और स्थिर युद्ध के तरीके का उपहास उड़ाया। मानव शरीर मनुष्यों का सबसे अच्छा हथियार है। आधुनिक युद्ध मेज के प्रमुख आविष्कारकों में से एक ने टिप्पणी की, जब पहले मॉडलों ने एक विशाल राष्ट्र के आधे क्षेत्र पर बिजली की तरह हमला कर दिया। हर कोई जानता है कि पैदल सेना लचीली है लेकिन नाजुक है, जबकि टैंक कठोर है लेकिन अनाड़ी है। इसलिए एक दिन हमने सोचा, क्यों न एक नया हथियार बनाया जाए जो मानव रूप ले। इसका परिणाम एक क्रांतिकारी हथियार था जिसने अपनी आकर्षक रूपरेखा और प्रेरक क्षमताओं के लिए पूरी आकाशगंगा में मनुष्यों को मोहित किया। पैदल सेना से तेज, टैंकों से अधिक लचीले और विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम, फिर भी उन्हें चलाने के लिए बहुत कम आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। उनका लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट उस पारंपरिक सेना की तुलना में एक अंश था जो चट कर जाती थी। केवल इसी बात ने यह सुनिश्चित किया कि मेच ने अन्य सभी सेवा शाखाओं को हटा दिया। यांत्रिक युग भव्यता में सामने आया। मेच से संबंधित प्रसारणों ने रिकॉर्ड दर्शक संख्या अर्जित की। ऑनलाइन और ऑफलाइन खेलों ने जनता को इन ग्लैमरस नई मशीनों के करीब ला दिया। प्रमुख हथियार निर्माताओं ने तेजी से बढ़ते मेच उद्योग में निवेश किया। मेच पर अपने अनूठे विचार पेश करने वाले अनगिनत स्टार्टअप मशरूम की तरह उगाए। यांत्रिक युग मानव जाति के लिए एक नए स्वर्ण युग का अग्रदूत लग रहा था। दुर्भाग्य से केवल कुलीनों की एक छोटी संख्या ही मेच की असली दुनिया में कदम रख सकती थी। सबसे बुनियादी मेच मॉडलों में सैकड़ों पेटेंट और अन्य मालिकाना ज्ञान शामिल थे, जिनके लाइसेंस की लागत भाग्यशाली होती। एक प्रामाणिक युद्ध मेच को चलाने में रुचि रखने वालों को सही जीन की भी आवश्यकता थी। अत्यधिक रहस्यमय तंत्रिका इंटरफेस जो पायलटों को अपने शरीर को हिलाने जितना स्वाभाविक रूप से अपने मेच को नियंत्रित करने की अनुमति देता था, केवल प्रतिभाशाली मुट्ठी भर लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता था। जिन लोगों ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, उन्होंने अपने दिमाग को जला दिया।
शोधकर्ताओं को यह स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने में बहुत समय लगा कि कितने लोगों में सही क्षमता थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केवल 3-5% मानवता के पास एक न्यूरल इंटरफेस से सफलतापूर्वक जुड़ने के लिए सही आनुवंशिकी थी। ये विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन, जिनकी संगतता के लिए उनके 10वें जन्मदिन से परीक्षण किया जाता था, उन 96-5% लोगों से सभी 3-5% वास्तव में मेच उड़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पिछड़े ग्रह के सबसे गरीब संभावित व्यक्ति को भी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। एक बार जब उन्होंने उड़ान भरने में बुनियादी प्रवीणता हासिल कर ली तो उन्हें रिजर्व में जोड़ दिया गया। बस एहतियात के तौर इस दृढ़ विश्वास के साथ पैदा हुआ था कि वह कॉकपिट से संबंधित है। उनके पिता एक मेच पायलट। पिताजी, एक पायलट होना कैसा होता है? यह खतरनाक है, लेकिन यही वह समय भी है जब मैं जीवित महसूस करता हूं। उनके 10वें जन्मदिन ने उनका जीवन बदल दिया। जब पवित्र के डॉक्टर ने परिणाम घोषित किए तो उनकी पूरी दुनिया उन पर टूट पड़ी। उनके आनुवंशिकी ने उन्हें 96-5% में से एक के रूप में चिन्हित किया। दूसरे शब्दों में, वह एक साधारण व्यक्ति था। एक सामान्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शब्द चलन में था। वीर एक आम आदमी बन गया जो अपने जीवन में कभी कौ अलग जीन होने में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। डॉक्टर ने युवा वीर को आश्वस्त किया। उन्होंने पहले ही अनगिनत बच्चों के सपनों को कुचल दिया था। एक और शायद ही उन्हें परेशान करता हो। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता, बाकी 96-5% ठीक ही गुजार लेते हैं। अपनी क्षमताओं में कुछ जुनून खोजो। हर कोई अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के लिए किस्मत वाला नहीं होता। उनके पिता आनंद राठौर ने युवा वीर की पीठ थपथपाई और उसे एक आइसक्रीम दी। वह और क्या कर सकता था? उनकी लगातार ड्यूटी के दौरों ने वीर को अकेले अपनी उदासी में डूबने के लिए छोड़ दिया। और इसलिए वीर एक मेज के बारे में सपना देखने वाले असामयिक लड़के से एक उदासीन किशोर में बदल गया जो खुद को खेलों और पार्टियों में डुबोता था। एक मृत मां और लगातार सेवा दौरों के कारण अनुपस्थित पिता के साथ कोई भी वीर को रोक नहीं सका। उसने कम से उत्कृष्ट ग्रेड के साथ हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह क्या है? वीर ने अंततः खुद को एक साथ जोड़ा जब उसने अपने भविष्य पर विचार किया। वह अपने जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं एक पायलट नहीं हूं, मैं कभी पायलट नहीं बनने वाला हूं। मुझे वास्तव में केवल मेच के बारे में पता है। अगर मैं कभी मेच उड़ाने के लिए किस्मत में नहीं हूं तो मैं कुछ और कर सकता हूं। मैं अभी भी एक राठौड़ हूं, मेच मेरे खून में है। वीर ने अपने लक्ष्यों को संकुचित कर दिया। अगर वह एक मेच को पायलट नहीं कर सकता है तो वह होगा जो उन्हें बनाएगा। मेच के युग में एक मेच डिजाइनर मेच के विकास का नेतृत्व करता था। मेच पायलटों जितना ही महत्वपूर्ण। वे मेच के नवीन डिजाइनों के साथ आते थे और उन्हें वास्तविकता का रूप देते थे। इनमें से कुछ डिजाइनर उतने ही प्रसिद्ध थे जितने कि वे एसएस, जिन्होंने अपने मेच के साथ अविश्वसनीय करतब हासिल किए थे। कुछ सबसे प्रतिष्ठित डिजाइनर प्रमुख हथियार निर्माताओं के लिए काम करते थे। वे अनायास ही एक आकस्मिक नया डिजाइन निकाल सकते थे जो 10 लाख बार बेचा जाएगा। ये स्टार डिजाइनर थे, वे सुपरस्टार जिनके पास सीईओ और राष्ट्राध्यक्ष उनके इशारों पर होते थे। यहां तक कि एक आकस्मिक छींक भी उन कंपनियों के स्टॉक की कीमतों को प्रभावित कर सकती थी जिनके लिए वे काम करते थे। क्योंकि वे बहुत प्रभावशाली थे, कई बड़े मानव राज्य मेच से जुड़े संघर्षों में उन्हें बढ़त देने के लिए अपने विशेष डिजाइनों पर निर्भर थे। फिर मेच डिजाइनरों का मध्यम वर्ग आया। कम से कम मेच डिजाइनों की एक पूरी श्रृंखला वाले उद्यमी मेच का गठन करने वाले, सभी पहलुओं में निपुण। ये अनुभवी इंजीनियर यादृच्छिक पुर्जों के ढेर को ले सकते थे और अद्वितीय डिजाइनों के साथ आ सकते थे जो किसी भी सभ्य ग्राहक द्वारा मांगी गई अधिकांश पारंपरिक भूमिकाओं को भरते थे। कुछ डिजाइनर सबसे किफायती लागत पर में था। सबसे निचला ढेर था। लगभग 90% डिजाइनर इस श्रेणी में आते थे। इसमें नए स्नातक, असफल उद्यमी और पुराने ज्ञान वाले फेल हो चुके पुराने टाइमर शामिल थे। वे अधिक सफल मॉडल की नकल या ब्लेटंटली खुले तौर पर नकल के अलावा कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते थे। इनमें से अधिकांश को एक चेहरे रहित हिस्सा कोग के रूप में सेवा करने के लिए बर्बाद कर भाग्यशाली लोगों को अभी भी अनुकूलन कस्टमाइजेशन में एक जगह भरकर मेच डिजाइन में शामिल होना पड़ता था। वे मौजूदा मेच लेते थे और उन्हें छोटे तरीकों से बदलते थे या एक पुराने मौजूदा डिजाइन का लाइसेंस लेते थे और उसमें अपना खुद का फ्ले जोड़ते थे। संतृप्त बाजार में कलाकार प्रतिस्पर्धा ने कई लोगों को लंबे समय तक तैरने की अनुमति नहीं दी। केवल कुछ ही इस वीर उनमें से एक होने की उम्मीद करता था। अपने औसत ग्रेड के साथ वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भाग लेने के बारे में भूल सकता था। वह केवल पवित्र गणराज्य की राजधानी के एक औसत संस्थान पवित्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पर्याप्त मेरिट प्राप्त करने में कामयाब रहा। 5 साल बाद उसे एक फीकी संस्था से एक फीकी डिग्री मिली। दूसरे शब्दों में, वह नियोक्ताओं की नजर में बेकार था। वह ठीक था। उनके पिता आनंद ने उन्हें हर तरह से समर्थन दिया। उन्होंने अपने बेटे के व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने में भी
अपना बहुत समय खर्च किया। उन दोनों की एक योजना थी, वे पर्याप्त स्वचालन के साथ एकल व्यक्ति मेज बुटीक शुरू करेंगे ताकि वह अपने स्वयं के पुर्जों को प्रिंट कर सके और ववीर को शुरुआत से एक मेज को इकट्ठा करने की अनुमति दे सके। आनंद उसे सस्ते नौकरियों के लिए सेवा में अपने दोस्तों के पास भेज देगा और वीर को कदम दर कदम अनुकूलन की दुनिया में उतरने देगा। एक बार जब वीर अपनी प्रतिष्ठा बना लेगा, जब वीर अपने गृह क्लाउडी कर्टेन में एक खाली घर में लौटा तो वे सभी योजनाएं टूट गईं। आनंद को एक मेज पायलट के रूप में अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए वह उपनगरों में एक शानदार टाउन हाउस खरीद सकता था। उसने हाल ही में शहर के ठीक बाहर एक कार्यशाला वर्कशॉप प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नकदी निकालने के लिए इसे बेच दिया था। इसने केवल एक छोटे से रहन कार्यशाला को एक मेकओवर की आवश्यकता हो सकती है। मॉड्यूलर पूर्व निर्मित संरचना सेकंड हैंड दिखती थी, जैसे कि इसे युद्ध के मैदान या कबाड़ खाने से बचाया गया हो। जंग और खरोंच की मात्रा के साथ इसके बाहरी हिस्से में यह एक चमत्कार था कि यह अलग नहीं हुआ था। जब वीरेंद्र कदम रखा तो उसने राहत की सांस ली। आवश्यक चीजें अभी भी एक आकार में थी, अंदरूनी हिस्सा काफी साफ दिखता था। उसके उद्यम को चलाने के लिए आवश्यक सभी मूल्यवान मशीनें मौजूद थीं, भले ही सेकंड हैंड थी। उसके पिता शायद अपनी चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत से लोगों को जानता था जो जानते थे। तुम कहाँ हो पिताजी? सप्ताहों की चुप्पी के बाद वीर को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि उसके पिता लापता थे। यह अलार्म का कारण नहीं होना चाहिए। उनके पिता को पवित्र गणराज्य और विद्रोही डार्कनेस साम्राज्य के बीच सीमा पर तैनात एक रेजिमेंट को सौंपा गया था। कोई भी घटना जो भड़क सकती थी उसके पिता को वापस बुला सकती थी। जब वीर ने अपने पिता के दोस्तों को बुलाया तो उसे पता चला कि वह कभी ड्यूटी पर नहीं लौटे। पुलिस से संपर्क करने के बाद ऐसा लगा कि आनंद ने कहीं और अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया था। उनके पिता को भेजे गए सभी गांगे कॉल और इलेक्ट्रॉनिक संदेश एक चट्टान से गिर गए। कोई भी उनकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं ढूंढ सका। क्लाउडी कर्टेन प्लेनेटरी बैंक जल्दी से दस्तक देने आया। पता चला कि तेज 3D प्रिंटर जैसे कार्यशाला के घटकों को ऋण के साथ खरीदा गया था। एक 3D प्रिंटर एक आवश्यक मशीन थी जो कच्चे माल को कारखाने की गुणवत्ता वाले मेज पुर्जों में बदल देती थी। उसके पिता को संपत्ति के अधिग्रहण के वित्त पोषण के लिए 330 मिलियन से अधिक ब्राइट क्रेडिट उधार लेने पड़े थे। इतने पैसे से कोई भी आधे दर्जन उन्नत मेज खरीद सकता था। वीर एक औसत मेज निर्माता के लिए काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकता था और फिर भी भारी ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर सकता था। जब उसने बैंक के विनम्र लेकिन अवैयक्तिक नोट को पढ़ा तो वह तुरंत परेशानी और घबराहट के चक्र में गिर गया। मेरे पिता ने मुझे किस तरह की गंदगी में घसीटा है? बैंक ने यह बताने के लिए 3 पृष्ठ लिए कि सारा कर्ज उसके नाम पर था। यदि वह एक भी वार्षिक ब्याज भुगतान चूक गया तो उसे कार्यशाला और उसकी सभी मूल्यवान मशीनरी को सौंपना होगा। संक्षेप में, वीर को अगले 3 महीनों में अगला भुगतान पूरा करने के लिए लगभग 5 मिलियन क्रेडिट जुटाने थे। उसने अपनी आर्म बैंक के आकार के संचारक को उठाया और उसके लघु प्रोजेक्टर को सक्रिय किया। एक स्क्रीन दिखाई दी जिसने एक मेनू प्रदर्शित किया। वह निराशा से डिवाइस से जुड़े क्रेडिट खाते में बदल गया। उसके खाते में केवल 1200 क्रेडिट थे। वह महीने के लिए उसका खर्च करने वाला पैसा था। वीर के पास आवश्यक राशि कमाने का बहुत कम साधन था। अपने पिता के लापता होने के साथ यह सवाल था कि क्या वीर अपने पिता द्वारा व्यवस्थित जीवन बीमा और अन्य लाभों का हकदार था। वीर ने अपने पिता की बीमा पॉलिसी का पालन किया क्योंकि उसे सिस्टम से हर पैसा निचोड़ने की जरूरत थी। बैठकों से कुछ नहीं निकला। बीमा कंपनी एक हड्डी चबाने वाले कुत्ते की तरह हठी थी। वीर ने बैंक से नवीनतम संदेशों को स्वाइप कर दिया। मैं दिवालिया हूं। मैं नए पुर्जे बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने के लिए भी क्रेडिट नहीं जुटा सकता। मैं व्यवसाय कैसे करूं? एक दिन के भीतर उसने बैंक, बीमा कंपनी और सरकार को बुलाया। उसे जो वापस मिला वह अच्छा नहीं था। बैंक ने पहले ही वीर को खारिज कर दिया था। वे कार्यशाला पर अपने पंजे पाना चाहते थे इससे पहले कि वीर कुछ गड़बड़ करे और उसके मूल्य को कम कर दे। बैंक से उसे मिली एकमात्र उपयोगी चीज एक पैकेज था जिसे राठौर ने बैंक में जमा कर दिया था अगर वह संपर्क से बाहर हो जाए। बीमा कंपनी ने दावा किया कि आनंद बुरी से बुरी स्थिति में केवल कार्रवाई में लापता था। एक सक्रिय सर्विसमैन के रूप में वह महीनों या वर्षों बाद लौट सकता था। इसलिए वीर एक पैसा का भी हकदार नहीं था जब तक कि कंपनी को ठोस सबूत नहीं मिला कि वह मर गया था। यदि नहीं तो पैसा केवल 5 साल की अवधि के बाद जारी किया जाएगा। सरकार अपनी सामान्य नौकरशाही थी। वीर ने केवल बहुत सारे अबोध्य शब्दजाल सुने इससे पहले कि उसने स्पष्ट रूप से फोन काट दिया। उसे वहां कुछ भी उपयोगी नहीं मिलेगा।
वीर अकेला था। उनके पिता गहरे अंत में चले गए थे। वीर को टुकड़ों को लेने के लिए छोड़कर उनके पिता ने उन्हें सामने चिपकाए गए एक आकस्मिक नोट के साथ केवल एक घटिया पैकेज छोड़ा था। मेरे बेटे वीर को, अगर मैं घर पर नहीं हूं। इसे खोलते हुए वीर एक सुरक्षित डेटा चिप लेने के लिए थोड़ा हैरान था। आज अधिकांश डेटा वायरलेस तरीके से होता है। लोग केवल तभी डेटा चिप्स का उपयोग करते थे जब उन्हें उनकी सामग्री को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। वीर ने पुराने डेटा चिप तक पहुंचने से पहले गैलेक्टिक नेट से अपने संचारक के कनेक्शन को बंद कर दिया। इस आकार के चिप के लिए इसकी सामग्री को लोड करने में 3 सेकंड लगे, जो असामान्य रूप से लंबा था। एक अज्ञात कार्यक्रम ने अचानक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर कब्जा कर लिया। मेच डिजाइनर सिस्टम को इनिशियलाइज कर रहा हूं। नया उपयोगकर्ता पता चला 2400 मिनट चक्रों में डीप स्कैन शुरू कर रहा हूं। कृपया ठीक से तैयारी करें। रुको, क्या? वीर ने कार्यक्रम से पूछा। ठीक उसी क्षण जब संचारक ने एक विशाल झटका जारी किया, वीर तुरंत बाहर निकल गया। और इस तरह मैच डिजाइनर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वर्चुअल मैच आयरन स्पिरिट अपने डिजाइनरों से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होने की मांग नहीं करता था। इसलिए वीर जैसा औसत व्यक्ति भी इसके वर्चुअल बाजार में भाग ले सकता था। जैसे ही वीर ने गेम में एक मैच डिजाइनर का खाता पंजीकृत किया, उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे 800 ब्राइट क्रेडिट का पंजीकरण शुल्क देना पड़ा। इसने उसकी बची हुई बचत के आधे से अधिक को खत्म कर दिया। जब गेम ने उसके खाते को मंजूरी दे दी, तो उसे एक और बाधा का सामना करना पड़ा। किसी भी मौजूदा डिजाइन को अनुकूलित कस्टमाइज करने के लिए तथाकथित वर्चुअल लाइसेंस खरीदना आवश्यक था। सबसे सस्ते पुर्जों के लाइसेंस लगभग 10,000 क्रेडिट से शुरू होते थे, जबकि सबसे पुराने एक स्टार मैच के लाइसेंस का मूल्य 100,000 क्रेडिट था। लाइसेंस शुल्क भूलने के लिए मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। जाहिरा तौर पर बीएसबीएच नहीं चाहता था कि उसका वर्चुअल मैच बाजार भयानक डिजाइनों की सुनामी से भर जाए। कोई अन्य रास्ता न देखकर वीर ने अपना कलाई संचारक चालू किया और मैच डिजाइनर सिस्टम शुरू किया। अरे सिस्टम, मेरे पास वर्चुअल लाइसेंस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सिस्टम ने वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से उसके टर्मिनल तक पहुंचा, पूरे गेम को स्कैन करने और गैलेक्टिक नेट से अतिरिक्त जानकारी को अवशोषित करने में केवल 1 दर्जन सेकंड लगे। ट्यूटोरियल मिशन प्राप्त हुआ। विवरण ब्राउज करने के लिए कृपया मिशन पृष्ठ मिशंस पेज दर्ज करें। वीर ने आज्ञाकारी रूप से सिस्टम के मिशन पृष्ठ की ओर रुख किया। मिशन मिशन ट्यूटोरियल भाग एक, आपका पहला डिजाइन। कठिनाई एफ रैंक। पूर्वापेक्षाएं, एक बेवकूफ बने जो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। विवरण, एक मैच डिजाइनर के रूप में यह शर्म की बात है कि आपने बिक्री के लिए तैयार एक भी डिजाइन पूरा नहीं किया है। मैच डिजाइनर सिस्टम और प्रदान किए गए मैच मॉडल का उपयोग करके एक अनुकूलित मैच डिजाइन करे जिसमें न्यूनतम 10% का विचलन डिविएंस और उसके बेस मॉडल के 2% का प्रदर्शन सुधार परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो। इनाम, एक यादृच्छिक 1 स्टार वर्चुअल मैच लाइसेंस, एक यादृच्छिक 1 स्टार वर्चुअल घटक लाइसेंस। यह क्या जा सकने वाला लगता है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम मुझे वे वर्चुअल लाइसेंस कैसे इनाम में दे सकते हो? मैच डिजाइनर सिस्टम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर्याप्त डिजाइन पॉइंट्स के साथ उपयोगकर्ता अमरता भी प्राप्त कर सकता है। अधिक विस्तृत उत्तर के लिए कृपया अपनी मैच डिजाइनर रैंक बढ़ाएं। हाँ जरूर, वीर ने अनुमान लगाया कि सिस्टम के पास आयरन स्पिरिट के सर्वर में हैक करने का कोई तरीका था। अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए वीर ने अपनी पूछताछ बंद कर दी और इसके बजाय अपना ध्यान डिजाइनर मोड की ओर मोड़ दिया। यह तब तक नहीं था जब तक वीर ने यह नहीं देखा कि उसे किस तरह के लाइसेंस के साथ काम करना था कि उसने लगभग खून थूक दिया। यह असंभव है। डिजाइन मूल्यांकन फैंटेसिया 2 आरी। वेरिएंट का नाम फैंटेसिया 2 आरी। बेस मॉडल फैंटेसिया 2 आ। मूल निर्माता केजिया आर्मामेंट्स केजिया आर्मामेंट्स। वजन वर्गीकरण मध्यम हल्का। अनुशंसित भूमिका धावक स्लैश परेशान करने वाला स्प्रिंटर स्लैश हरासर। आर्मर एफ। वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी एफ। सौंदर्य शास्त्र ईस्थेटिक्स ए। सहन शक्ति एंड्योरेंस C+। ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी C। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी D।
फायर पावर फाइपर डी प्लस, अखंडता इंटेग्रिटी ई, गतिशीलता मोबिलिटी बी प्लस, स्पॉटिंग बी, एक सब फैक्टर एक्स फैक्टर कोई नहीं, विचलन डिवियंस 23%, प्रदर्शन सुधार परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट 4-5%, समग्र मूल्यांकन अपने इच्छित उद्देश्य के लिए भयानक रूप से अधिक वजनी होने के बावजूद फैंटेसिया 2 आरी को इसकी एम्पलीफाइड शक्ति और आगे की क्षमता से भुनाया जाता है। खुले इलाके और लंबी दूरी के मिशनों में इसका सुधार इसके एनीमिक लचीलेपन और करीबी लड़ाई में भयानक प्रदर्शन से अधिक नहीं है। मॉडल की अद्वितीय उपस्थिति पायलटों के एक छोटे उपसमूह को आकर्षित कर सकती है। एक मूल डिजाइन पूरा करने के लिए आपको एक डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुआ है। ट्यूटोरियल का पहला भाग पूरा करने पर बधाई पुरस्कार आपकी इन्वेंट्री में भेज दिए गए हैं। मिशन की आवश्यकताओं को पार करने के लिए आपको एक बोनस भी प्राप्त हुआ है। वीर ने राहत की सांस ली। उसने दो पूरी तरह से अलग चीजों को एक साथ मिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि वह एक संयोग से सफल हुआ, फिर भी वह इसे पार करने में कामयाब रहा। अब जब उसने यह अधर्म मिशन पूरा कर लिया है तो वह आगे बढ़ सकता है और इस मैच की घृणा को भूल सकता है। उसने डिजाइन के प्रक्षेपण को मिटा दिया और अपनी इन्वेंट्री खोली। दो उपहार लिपटे पैकेज उसकी उत्सुक उंगलियों का इंतजार कर रहे थे। वीर ने जल्दी से दोनों आइकनों को टैप किया, उन्हें एक साथ अनबॉक्स करने दिया। आपको निम्नलिखित मैच के लिए एक वर्चुअल लाइसेंस प्राप्त हुआ है। केजिया आर्मामेंट्स फैंटेसिया 2। आपको निम्नलिखित घटक के लिए एक वर्चुअल लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मैक्सोरॉन जेमिनी ट्विन रियर इजेक्शन एनर्जी बूस्टर। सच में तुम मुझे वही चीजें दे रहे हो जिनके लिए मैं 3 पूरे दिनों से खुद को प्रताड़ित कर रहा हूं। आपको एक नया मिशन प्राप्त हुआ है। कृपया मिशन पृष्ठ में विवरण पढ़ें। मिशन मिशन ट्यूटोरियल भाग 2 आपकी पहली बिक्री। कठिनाई एफ रैंक। पूर्वापेक्षाएं ट्यूटोरियल भाग 1 पूरा किया। विवरण। आप खुद को एक उचित मैच डिजाइनर नहीं कह सकते यदि आपका डिजाइन उपयोग नहीं किया जाता है। कृपया अपने पहले डिजाइन के आधार पर एक मैच बेचने का प्रयास करें। इनाम 1000 डिजाइन पॉइंट्स। तुम मुझे फंसा रहे हो सिस्टम। भले ही मुझे 2 आरी खरीदने के लिए कोई मूर्ख मिल जाए, मेरे पास अभी भी कच्चा माल खरीदने के लिए क्रेडिट नहीं है। आयरन स्पिरिट डिजाइनरों को मुफ्त में एक वर्चुअल मैच बनाने नहीं देता, भले ही मेरे पास आवश्यक लाइसेंस हो। गेम डिजाइनरों पर कच्चे माल के लिए शुल्क लेकर टैक्स लगाता था। आप अपना बोनस भूल गए हैं। कृपया अपनी इन्वेंट्री में मुद्रा टैब देखें। जब वीर ने अपना दृश्य बदला तो एक लाल पैकेट उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे टैप किया, जिससे वर्चुअल लिफाफा काल्पनिक बिलों में खुल गया। यह अंततः एक साफ ढेर में उतरा जिसके ऊपर कुल राशि प्रदर्शित थी। 100,000 ब्राइट क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बधाई। अपनी आंखें चौड़ी कर इस सिस्टम की अपेक्षाओं को पार करने से काफी पुरस्कार मिले। अचानक मिली अप्रत्याशित धन के साथ उसके पास अब पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक विकल्प थे। हालांकि 1,00,000 क्रेडिट उसे दूसरे मैच के लिए लाइसेंस खरीदने नहीं दे सकते थे। वह अभी भी बहुत सारे सस्ते घटक खरीद सकता था, जैसे कि आर्मर प्लेटिंग, कूलिंग सिस्टम, बैटरी और यहां तक इससे पहले कि वीर अपने नए प्राप्त क्रेडिट का अच्छा उपयोग करता, उसने पहले मिशन को पूरा करना सुनिश्चित किया। उसने 2 आरी के सहेजे गए डिजाइन को आयरन स्पिरिट की वर्चुअल वर्कशॉप पर अपलोड किया। फिर उसने डिजाइन को बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल इकट्ठा करने में लगभग 10,000 क्रेडिट खर्च किए। हालांकि वह स्वचालित रूप से डिजाइन को बनाने के लिए दोगुना खर्च कर सकता था, वीर हर एक क्रेडिट को बचाना चाहता था, इसलिए वह मैनुअल असेंबली के लिए गया। वीर ने सभी आवश्यक पुर्जों को प्रिंट करने के लिए वर्चुअल वर्कशॉप के 3D प्रिंटर के चारों ओर 2 दिन बिताए। फिर उसने सभी विविध और भारी पुर्जों को एक साथ रखने की कोशिश करते हुए असेंबलर के चारों ओर 3 दिन और बिताए। किसी तरह वीर अपनी पहली रचना के थोड़ा करीब महसूस हुआ, क्योंकि उसने अंततः अंतिम भाग को एक साथ क्लिक किया। उसने चेसिस को बैंगनी और लाल रंग में। तुम सबसे सुंदर लड़की नहीं हो, लेकिन तुम मेरी पहली हो। वीर ने अपना सिर हिलाया। यह गलत लगता है। अपने दिमाग से मेच मानव रोमांस की अपनी छवि को मिटाने की कोशिश करते हुए उसने जल्दी से तैयार मॉडल को बाजार में डाल दिया। उसने वर्चुअल मैच को वास्तविक क्रेडिट के लिए बेचना नहीं चुना। हालांकि विकल्प उपलब्ध था। आयरन स्पिरिट में व्यावहारिक रूप से सभी निम्न टियर मैच सोने में बेचे जाते थे। इन गेम मुद्रा जो मैच पाए अपने विरोधियों के खिलाफ मैच जीतने पर कमाते थे। बाजार ने 1,600 सोने की न्यूनतम कीमत निर्धारित की, जो कच्चे माल की लागत को दर्शाती है। यदि वीर ने उन्हें मैं इसे लागत पर बेचने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं हूं। चलो 100 सोना जोड़ते हैं। मेरी मेहनत का कुछ तो मूल्य होना चाहिए।
जैसे ही उसने लॉट के साथ काम खत्म किया, उसने अपनी उपयोगकर्ता प्रोफाइल भी जांच ली। उसने अभी के लिए अपना असली नाम छिपाना चुना। ये उसके भविष्य के मैच डिजाइन करियर के लिए अच्छा नहीं होगा कि वह इस भयानक डिजाइन से कलंकित हो जाए। उसने लापरवाही से अपना उपनाम चेसिंग क्लाउड रखा, जो उसके गृह ग्रह और उसकी आकांक्षाओं का एक संदर्भ था। उस काम के पूरा होने के साथ वीर ने मिशन को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और बाजार के मैच अनुभाग में गया। उसने फैंटेसिया 2A के सभी उपलब्ध वेरिएंट को ब्राउज किया। यदि वह एक प्रतिस्पर्धी लेकिन किफायती फैंटेसिया मॉडल डिजाइन करना चाहता था, तो उसे यह शोध करने की आवश्यकता थी कि बाजार पहले से क्या पेशकश कर रहा था। फिर वह आवश्यकताओं की एक सूची बना सकता था और फिटिंग घटकों के लिए बाजार की जांच कर सकता था। अपने काम में डूब गया। मैच डिजाइन में अपना करियर शुरू करने के उत्साह में पड़ गया। भले ही एक गेम के लिए वर्चुअल मैच डिजाइन करने से उसे एक वास्तविक मैच डिजाइनर की योग्यताएं नहीं मिली, फिर भी वह अपने बुनियादी कौशल को निखार सकता था। एक बार जब उसने मुट्ठी भर बिक्री पूरी कर ली, तो वह बेहतर लाइसेंस खरीद सकता था और बेहतर वेरिएंट डिजाइन कर सकता। फिर भी मैं हमेशा के लिए वर्चुअल मैच के साथ नहीं खेल सकता। मेरे पास अगले ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट कमाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे अपने वास्तविक मैच व्यवसाय के संचालन को निधि देने के लिए पर्याप्त क्रेडिट कमाने की आवश्यकता थी। यदि लाइसेंस खरीदने की महंगी निश्चित लागत को छोड़ दिया जाए, तो वह आसानी से समय सीमा को पूरा कर सकता था। वास्तविकता इतनी दयालु नहीं थी। वर्चुअल लाइसेंस केवल इन गेम डिजाइनों पर लागू होते हैं। मेरे पास अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ एक वैध उत्पादन लाइसेंस खरीदने का कोई तरीका नहीं है। वास्तविक उत्पादन लाइसेंस निषेधात्मक लागतों और प्रतिबंधों के साथ आए थे। किसी अन्य कंपनी की बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के विशेषाधिकार के लिए वीर को एक उच्च कीमत चुकानी पड़ी। उसे मूल मालिकों को अपनी कमाई का एक हिस्सा भी देना पड़ा। कच्चे माल की लागत के साथ मुनाफा कम हो गया। सिस्टम की मदद के बिना इसे बनाना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि 2 जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वह सभी डिजाइन पॉइंट चाहिए जो मुझे मिल सकते हैं। लकी सैर करता हुआ आया और वीर पर म्याऊं किया। क्या हुआ दोस्त? बिल्ली ने वीर की पैंट खींची और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की। उत्सुक होकर वीर शरारती बिल्ली का पीछा करते हुए बाहर गया और जंगलों के पीछे कुछ चमकदार देखा। वीर करीब आया और उसे उठा लिया, जिससे एक हरा रत्न सामने आया। इसके महत्व को महसूस करते हुए उसने जल्दी से इसे नीचे गिरा दिया। भले ही तुम एक मशीन हो, मैं अभी भी तुम्हारी बकवास को नहीं छू रहा हूं, वीर ने चालाक बिल्ली से कहा। उसने सिस्टम के निर्देशों के अनुसार रत्न को स्कैन किया। मामूली कवच का पन्ना एमरल्ड ऑफ माइनर आर्मर स्थापित होने पर एक मेज की आर्मर प्लेटों के स्थायित्व को 0.5% बढ़ाता है। अपने आकार के एक रत्न के लिए इसके प्रभाव स्वर्ग विरोधी थे। मामूली वृद्धि के बावजूद रत्न को बनाने में कुछ भी खर्च नहीं हुआ। अगर वह लकी को वही सस्ता अयस्क खिलाता रहा, तो वह पन्नों के ढेर के साथ समाप्त हो सकता था। अगर उन सभी का एक ही प्रभाव था, तो संयुक्त होने पर वे कुछ महान हासिल कर सकते थे। सिस्टम, अगर मेरे पास दो समान रत्न हैं, तो क्या उनके लाभ स्टैक होते हैं? बेशक नहीं। एक मैच केवल सीमित मात्रा में रत्नों से लाभान्वित हो सकता है। एक ही प्रभाव प्रदान करने वाले रत्न एक ही मैच में डाले जाने पर अधिक लाभ प्रदान नहीं करते हैं। हर बार जब सिस्टम ने कुछ अद्भुत होने का संकेत दिया, तो वह सीमित निकला। मुझे अपनी बिल्ली को कुछ बेहतर खिलाने की जरूरत है, वीर बुदबुदाया और कल अपने वर्कशॉप में कुछ बेहतर ऑर्डर करने और उसे डिलीवर करने का संकल्प लिया। वीर को अज्ञात क्लाउडी कर्टेन के दूसरी तरफ एक निश्चित 12 वर्षीय संभावित व्यक्ति एक पूरी तरह से संलग्न सिम्युलेटर में बैठ गया। उसने अभी अभी स्कूल खत्म किया था और शहर के स्थानीय गेमिंग सेंटर से एक सिम पॉड किराए पर लिया था। लड़के ने आयरन स्पिरिट को उत्सुकता से खेला जब से उसने हाल ही में मैच पायलट करने पर अपने बुनियादी सबक पूरे किए थे। इसने शायद ही उसे एक योग्य पायलट में बदल दिया हो, लेकिन इसने उसे आखिरकार गेम खेलने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पार करने की अनुमति दी। गेम में खुद को शिफ्ट 66 कहते हुए उसने तेज मैच उड़ाने का आनंद लिया। कई टन की मशीन में दौड़ने के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे मोहित कर दिया। भारी मैच खेलने से उसे बोरियत होती थी। है अपने पैरों पर तेज रहना पसंद करता था, दुश्मनों को परेशान करता था और शॉट्स को चकमा देता था, बजाय इसके कि सिर पर टक्कर में घिसता रहे। एक 12 वर्षीय के रूप में वह महानता का कोई दावा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास सबसे सरल एक स्टार मैच को पायलट करने में एक ठोस नींव है।
उसने कुछ 100 मैच खेले और हालांकि उसने उनमें से अधिकांश को खो दिया, फिर भी वह एक नई खरीद के लिए कुछ हजार सोना इकट्ठा करने में कामयाब रहा। जब शिफ्टर 66 ने गेम के ऑनलाइन बाजार का दौरा किया, तो उसने किसी तरह स्त्री मॉडलों की एक पंक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उसकी उम्र के एक युवक ने पहले ही अपने स्कूल की लड़कियों पर कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने उस ऊर्जा को प्रदर्शन पर सुंदर मॉडलों में बदल दिया। उसने आगे तलाशने के लिए एक यादृच्छिक दिशा चुनी, जो पुरानी लेकिन अभी भी काफी लोकप्रिय। जबकि लड़के ने केवल अधमने मन से मॉडलों का निरीक्षण किया। एक बार जब यादृच्छिक चयन ने एक अत्यधिक असामान्य वेरिएंट प्रदर्शित किया तो वह अचानक रुक गया। लड़के ने अपनी हथेली बाहर निकाली, छवि को फ्रीज कर दिया और उसे मॉडल को अधिक विस्तार से देखने की अनुमति दी। फैंटेसिया 2 आरी। डियर एक स्टार। बेस मॉडल फैंटेसिया 2 आ। खरीद मूल्य 1700 सोना। वह सही दिखती है। एक अधिक मांग वाला मेच पायलट टिप्पणी कर सकता है कि मेच भयानक रूप से असंतुलित दिखता है। कोई भी समझदार पायलट यह भी शिकायत कर सकता है कि वेरिएंट के पिछले जोड़ का अतिरिक्त वजन इसे धीमा करने का काम करता है, जिससे मेच किसी भी कम दूरी की सगाई में बेकार हो जाता है। दूसरी ओर शिफ्टर 66 ने अपनी आंखें पिछले सिरे पर टिकाए रखीं, मुझे यह चाहिए। और इस तरह वीर का पहला मेच बिक गया। नई खरीद की संतुष्टि में डूबे हुए शिफ्टर 66 2 आरी के कॉकपिट में कूद गया। संशोधित मेच से परिचित होने में समय खर्च किए बिना भी उसने अखाड़े में प्रवेश किया और एक प्रतिद्वंद्वी की तलाश शुरू कर दी। शिफ्टर 66 अपनी नई बच्ची के साथ सीधे लड़ाई में उतरना चाहता था। एक काफी नए और अकुशल पायलट के रूप में शिफ्टर 66 स्वाभाविक रूप से समान रूप से कम कुशल खिलाड़ियों के एक पूल के खिलाफ मिलान किया गया था। आयरन स्पिरिट में एक परिष्कृत मैचमेकिंग प्रणाली थी और सबसे निचला खंड ब्रोंज लीग था। आयरन स्पिरिट खेलने वाला हर संभावित व्यक्ति ब्रोंज लीग से शुरू होता था। केवल पर्याप्त बार जीतकर ही सिल्वर लीग में पदोन्नत होने का अवसर मिलता था, जिसे अधिकांश मैच उत्साही खेल की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेवलपर्स ने ब्रोंज में होने वाले मैचों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। खिलाड़ी केवल थोड़ी मात्रा में सोना कमा सकते थे। हालांकि मरम्मत की लागत को सरल बनाने के कारण उनके पास इसे खोने के भी कम अवसर थे। सबसे निचली लीग में मैचमेकिंग भी स्टार सिस्टम को पार नहीं करती थी, जिसका मतलब था कि अधिकांश निम्न टियर खिलाड़ी एक ही ग्रह के ब्रोंज लीगर्स को एक स्टार से अधिक रेटेड कोई भी मैच खरीदने से भी सीमित कर दिया गया था, जिसने कई बच्चों को वास्तव में निराश किया जो बड़े और आधुनिक मैच में उतरना चाहते थे। जहां तक शिफ्टर 66 का सवाल है, वह लंबे समय तक मैच की दुनिया से अवगत नहीं हुआ था। जिन मैच तक उसकी पहले से ही पहुंच थी, उन्होंने पहले ही उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसका दृश्य एक तैयारी स्क्रीन में बदल गया। गेम ने उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिया था। अपने मैच, हथियार और नक्शे की प्राथमिकताओं की पुष्टि करने के बाद उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के ऐसा करने का इंतजार किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लड़के का मैच एक घास वाली पहाड़ी पर उतरा। पहली चीज जो उसने की वह यह देखने के लिए अपने सेंसर को सक्रिय करना था कि क्या उसका प्रतिद्वंद्वी सीमा के भीतर था। फैंटेसिया 2 के बारे में कुछ अच्छी चीजों में से एक इसकी शानदार स्कैनिंग शक्ति थी, जो उसके सिर से जुड़े बालों जैसे सेंसर बंडल की शिष्टाचार थी। मैच को एक ऊर्जा हस्ताक्षर काफी जल्दी मिल गया, जिसका मतलब था कि उसका प्रतिद्वंद्वी छिपा नहीं था। लड़के ने उत्सुकता से अपने मैच को आगे बढ़ने का आदेश दिया, केवल ट्रिप करने के लिए, और लगभग पीछे की ओर गिर जाता क्योंकि उसके मैच का संतुलन बिखर गया था। आह क्या है! अब तक ही उसे यह महसूस हुआ कि एक विशालकाय पिछला हिस्सा होना इतना अच्छा नहीं था। वह अपने न्यूरल इंटरफेस के साथ कई मिनटों तक जूझता रहा, एक दौड़ने की मुद्रा खोजने की कोशिश कर रहा था जो उसे पीछे की ओर न गिराए। वह अंततः अपने मेज के धड़ को आगे की ओर मोड़कर एक कच्ची मुद्रा को पूरा करने में कामयाब रहा, जिसका अनजाने में प्रभाव यह हुआ कि उसका कौन परवाह करता है जब तक यह काम करता है। चलो बूस्टर आजमाते हैं। जेमिनी के शक्तिशाली थस्टर्स को सक्रिय करने पर फैंटेसिया व्यावहारिक रूप से आगे की ओर रॉकेट बन गया। केवल कुछ अव्यवस्थित कदमों के माध्यम से ही शिफ्टर 66 अपने मेज को अपने पैरों पर रखने और अस्पष्ट रूप से अपनी दिशा को आगे नियंत्रित करने में कामयाब रहा। वाह हो! जैसे ही लड़का मेज की आगे की गति के अनुकूल हुआ, उसने खुद को खुशी से पागल पाया। वह व्यावहारिक रूप से हवा को अपने मेज को कोड़े मारते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने लापरवाही से अपने व्यक्तिगत गति रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। दुर्भाग्य से उसने एक चीज की उपेक्षा की, उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपने अंगूठे नहीं हिलाए थे। शिफ्टर 66 ए है बहुत बुरा है
कि तुम एक लाइट मेज को पायलट कर रहे हो। मेरा ग्रोनिघॉलमन लाइट मेज को नाश्ते में खाता है। ट्राइसेराटॉप्सेसेस ट्राइसेराटॉप्स नामक खिलाड़ी ने डींग मारी। उसके पास इसका समर्थन करने के लिए जीत थी। के आर एच हेवी इन स्ट्रीज के ग्रोनिघॉलमैन मॉडल वजन, ऊर्जा और आर्मर के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करते थे। वे आमतौर पर भारी मेज के खिलाफ पीड़ित थे, लेकिन कुछ भी हल्का होने से पहले जीएच उन्हें कुचल देता था। डिजाइन एक गोरिल्ला की नकल करता था, इसलिए यह चारों पैरों पर झुक सकता था और थोड़े समय में आश्चर्यजनक रूप से तेज दौड़ सकता था। ट्राइसेराटॉप्सेसेस ने पहले ही अपने स्कैनर पर उससे संपर्क करते हुए चमकीले ऊर्जा हस्ताक्षर को देखा था, इसलिए उसने हल्के मेज को चकमा देने और उसका पीछा करने के लिए अपनी मुद्रा तैयार की। उसने पहले ही अपने होंठों क्या तुम मेरी पार्लर में चलोगे? मकड़ी ने मक्खी से कहा। हालांकि फैंटेसिया 2 आड़ी इतनी अनियंत्रित रूप से आगे भागा कि शिफ्टर 66 को संदेह था कि वह जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बिना भी नियंत्रण हासिल कर सकता है, केवल तब तक जब तक उसके आगे के दृश्य ने उसके प्रतिद्वंद्वी के जीएच मॉडल का खुलासा नहीं किया। तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह सिर पर दुर्घटनाग्रस्त होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सभी धक्कों के मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी बच्ची तुमसे हारेगी। इस सदमे में जमा हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही दूरी कम हुई उसने अपनी शालीनता हासिल कर ली और अपनी मांसल भुजाओं को आगे पार कर लिया। तलवार एक हाथ से छूकर निकल गई। उसके मोटे आर्मर में घुसने में विफल रही आगे की गति ने फिर भी इसे आगे बढ़ने और जेट की छाती को छेड़ने की अनुमति दी। आर्मर अस्थायी रूप से झुक गया, जिससे तलवार मेज में गहराई तक कट गई। एक और भी बड़ा टकराव हुआ। फैंटेसिया के बाकी फ्रेम ने आगे की ओर जोर से मारा, जिससे द्रव्यमान में अंतर के कारण जेज की तुलना में हल्के मेज को अधिक नुकसान हुआ। प्रभाव से फैंटेसिया का ऊपरी धड़ विकृत हो गया, हर दिशा में शार्ट्स और अन्य मलबा उड़ गया। उसका सिर जीएच के धड़ के खिलाफ एक पैनकेक में कुचल गया, किसी तरह भारी मेज के आर्मर से आगे निकल गया और अंदर ट्राइसेराटॉप्सेसेस को व्यावहारिक रूप से एक डर था। जब उसका व्यू स्क्रीन फट गया, उसने अपने शेष कार्यरत हाथ को अपने आंशिक रूप से अपंग मेज से स्थिर फैंटेसिया को फेंकने का जल्दबाजी में आदेश दिया। मुझसे दूर हटो। स्त्री मेज जमीन पर मून के बल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका पिछला हिस्सा ऊपर की ओर इशारा कर रहा था। ट्राइसेराटॉप्सेसेस के पास विस्तृत क्षति मूल्यांकन करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने अपने मेज को अपने प्रतिद्वंद्वी के गिरे हुए फ्रेम पर लंबर किया और अपनी आर्म कैनन का लक्ष्य साधा, जबकि पायलट ने फैंटेसिया के पीछे से जुड़े जेमिनी मॉड्यूल को नहीं पहचाना। फिर भी उसने इसे एक आवश्यक घटक के रूप में पहचाना। फायर करने में असमर्थ गोला बारूद फीड बाधित। जीएच के पायलट ने शाप दिया और अपने रेंज्ड विकल्प को छोड़ दिया। उसने एक पंच के लिए अपनी मुट्ठी तैयार की। शिफ्टर 66 ने उन्मादपूर्वक अपने नष्ट मेज को स्थानांतरित करने का आदेश देने की कोशिश की। धिक्कार है, वह क्यों नहीं हिल रही है? यह तुम्हारे लिए सड़क का अंत है, गूंडा। जैसे ही जीएच ने पछ मारा, जेमिनी पर एक हाच फट गया। इसने एक कठोर खोल वाला कॉकपिट प्रकट किया, जो पर्याप्त जोर के साथ फैंटेसिया से तुरंत बाहर निकल गया। हालांकि यह एक आर्मर भेदी खोल के बल के साथ यात्रा नहीं करता था, फिर भी इसमें जीएच के रामशाकल धर आर्मर को तोड़ने और उसके पायलट को मांस की चटनी में पाउंड करने के लिए पर्याप्त बल था। जेमिनी की खुली गुहा से निकास धुआं निकला। जले हुए निशान स्थिर फैंटेसिया और आसपास के पत्तों को बिखेरते रहे, क्योंकि सिर काटा हुआ ग्रोनिघॉलमैन मेच अपनी डोरियां कटे हुए एक कठपुतली की तरह ढह गया। विजेता शिफ्टर 66। हम लड़के ने सुस्त होकर सोचा, क्योंकि जीत से पुरस्कार बह गए थे। यह काम किया, मैं जीत गया। अनावश्यक अतिरिक्त कॉकपिट को बाहर निकालना एक पूरी तरह से संयोग था। अंतिम क्षणों में लड़के ने अपने मेज को बैठे बत्तख होने के अलावा कुछ करने की कोशिश करने के लिए हर न्यूरल बटन दबाया जो वह ढूंढ सकता था। कॉकपिट को बाहर निकालना बचे हुए अंतिम विकल्पों में से एक था। हा, मुझे पता था कि मेरा निराश नहीं होगा। शिफ्टर 66 ने अपने नव अर्जित सोने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुरंत अपने मेज की मरम्मत के लिए खर्च किया। अधिक महंगे मेज को तुरंत मैनुअल मरम्मत या वास्तविक क्रेडिट के भुगतान की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से आयरन स्पिरिट ने अपने शुरुआत करने वालों से अत्यधिक शुल्क निकालने की परवाह नहीं की, इसलिए लड़के को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसने खुद को वापस अखाड़े में ट्राइसेराटॉप्सेसेस, जो शिफ्टर 66 से सिर्फ एक साल बड़ा लड़का निकला, बस सिम्युलेटर में तब बैठा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे एक बाहर निकाले गए कॉकपिट ने हरा दिया। उसने पिछले मैच का रिप्ले लोड किया, अंतिम क्षण तक तेजी से आगे बढ़ाया, इससे पहले कि वह प्लेबैक को धीमा कर दे ताकि उसे देखने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वही समझ से बाहर कार्रवाई फिर से हुई, बस एक अलग परिप्रेक्ष्य में। ट्राइसेराटॉप्सेसेस ने घटना को साइड से देखने के लिए चुना। वह इमोबिलाइज्ड फैंटेसिया को अपने पीटे गए रियर मॉड्यूल से इजेक्शन आग और धुआं निकालते हुए देख सकता था। इसका बायां हैच फट गया,
जिससे अचानक तेज होने वाले धातु के खोल के लिए जगह बन गई, जिसने खाली कॉकपिट को संरक्षित किया। आमतौर पर कोई भी बाहर निकलने वाला कॉकपिट जैसे ही उसे रखने वाले मेज की चेसिस को छोड़ देता था, वह ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र का पालन करता था। अगर ट्राइसेराटॉप्स से सिर्फ थोड़ा अधिक धैर्यवान होता तो वह कॉकपिट को आकाश में हानिरहित रूप से उड़ने दे सकता था। इसके बजाय वह केवल अपने पिछले स्व को फैंटेसिया की पंचिंग रेंज में जीएच को स्थानांतरित करते। यह वास्तविक नहीं है, यह बेवकूफ मेच इतना बेवकूफ और बदसूरत दिखता है। यह मेच किसने बनाया? अगर वह ऐसे मेच को अखाड़े में लाने के लिए काफी उब गया है तो यह शिफ्टर 66 ट्रोलिंग कर रहा होगा। ट्राइसेराटॉप्सिस ने फैंटेसिया दो आरी के आंकड़ों को दिखाते हुए एक खिड़की खोली। संख्याएं उसके लिए थोड़ा समझ में आईं, क्योंकि उसने लंबे समय तक मेच का अध्ययन नहीं किया था। चेसिंग क्लाउड्स नामक विक्रेता के लिंक का पालन करते हुए उसे अगला कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि खाता बहुत हाल ही में बनाया गया था। बिक्री के लिए कोई अन्य मेच नहीं था। ठीक है, अगर मुझे विक्रेता के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो चलो मिस्टर शिफ्टर 66 की जांच करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम एक ऑल्ट अकाउंट पर खेलने वाले प्रो हो। हालांकि ट्राइसेराटॉप्सिस ने ब्रोंज लीग में अपना समय बिताया, वह कभी कभी बहुत अधिक स्पष्ट कौशल स्तर वाले विरोधियों के खिलाफ लड़ता था। ये राक्षस ज्यादातर विशेषज्ञ मैच पायलटों से बने थे, जिनका खेल की ऊपरी लीग में एक सफल करियर था। कभी कभी वास्तविक जीवन के मैच युद्ध के अनुभव वाले विशेषज्ञ पायलट भी खेल को एक स्पिन के लिए लेते थे, जिससे कई असहाय। जब ट्राइसेराटॉप्सिस शिफ्टर 66 के अगले मैच में लोर हुआ तो उसने पहले ही देखा कि लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। फैंटेसिया दो आरी को अपने बहुत हल्के प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। जो फैंटेसिया एक आ को पायलट कर रहा था, पूर्ववर्ती मॉडल के रूप में एक आ दो आ की तुलना में कई क्षेत्रों में पीछे था। फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने जो एक आ पायलट किया वह स्टॉक मॉडल था, जिसने उसे चपलता और कम दूरी की गतिशीलता में एक निर्णायक लाभ प्रदान किया। जंगल के वातावरण ने भी शिफ्टर 66 को फंसा दिया। उसका दो आरी अपने पर्याप्त बूस्टर का अच्छा उपयोग करने के लिए खुला मैदान नहीं ढूंढ सका। बूस्टर द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त गति के बिना उसका दो आरी एक अधिक वजनी मेच में बदल गया था। अनारी रूप से अपने सुस्त फ्रेम को अपने तेज प्रतिद्वंद्वी की दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक आ के पायलट ने समझदारी से खेला। ट्राइसेराटॉप्सिस ने नोट किया, एक आ शिफ्टर 66 के मेच बूस्टर से सावधान लग रहा था। इसने न तो दो आरी का सीधे सामने और पीछे सामना किया, पार्श्व गति में अपनी श्रेष्ठता का उपयोग करके मेज को किनारों पर रखा। का केवल अपने दांत पीस सकता था, क्योंकि उसने अपने फैंटेसिया के रियर आर्मर में खुदाई करने वाले हल्के लेजर विस्फोटों को सहन किया है। केवल अब तक सहन करने में कामयाब रहा, क्योंकि दुश्मन के फैंटेसिया में भारी फायर पावर को मैदान में उतारने की क्षमता की कमी थी। हालांकि बस उसकी बुनियादी पिस्तौल में दो आरी के आर्मर को अंततः पिघलाने के लिए पर्याप्त पंच था। तुम गधे, तुम बंदर हो या आदमी, एक पल के लिए स्थिर खड़े रहो। एक आ ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ता से अपना चकमा जारी रखा। लड़के को पता था कि वह इस मैरीगोराउंड को जारी नहीं रख सकता है, इसलिए उसने अपने बूस्टर को सक्रिय कर दिया और बस पैरों में रॉकेट बना दिया। उसके मेच ने मामूली कठिनाई के साथ पैरों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि उसने प्रत्येक गिरे हुए पेड़ के साथ आंतरिक संरचना क्षति जम। फिर भी शिफ्टर 66 ने पहल को फिर से हासिल करने में कामयाबी हासिल की। एक आका पायलट घबरा गया तो आरी को दूरी बनाने की अनुमति देने का मतलब था उसे शक्तिशाली लेजर आग के लिए बेनकाब करना। उसने जल्दबाजी में रॉकेटिंग मेच के बाद पीछा किया, अनजाने में दो आरी के जेमिनी सिस्टम के ठीक पीछे पंक्तिबद्ध हो गया। मेरी अंतिम चाल को देखो, शिफ्टर 66 चिल्लाया, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी माध्यमिक इजेक्शन बटन पर दे मारा। फैंटेसिया का ट्विन कॉकपिट एक और आग के विस्फोट में जेमिनी मॉडल से आगे की ओर निकला। इस बार कॉकपिट ने एक सीधी आगे की प्रक्षेपवक्र को बनाए रखा। उस सेटिंग को बदलना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे लड़के ने अपने अगले मैच में उतरने से पहले पहले से तैयार किया। कॉकपिट एक तेज लेकिन टाला जा सकने वाला प्रक्षेपवक्र के साथ पीछे की ओर रॉकेट बन गया। अगर एक आने अपनी चेसिस को सही मुद्रा में रखा तो वह आसानी से बगल में कदम रख सकता था। दुर्भाग्य से स्टॉक मॉडल ने पूरी गति के साथ दो आरी का पीछा किया, जिससे तुरंत चकमा देने के लिए बहुत कम गुंजाइश मिली। जब तक एक आ अपने धड़ को स्थानांतरित करने में कामयाब रहा। फैंटेसिया एक आ का द्रव्यमान जीएच से बहुत कम था, इसलिए इस बार प्रभाव से बहुत भारी क्षति हुई। भले ही यह ऑफ सेंटर हुआ हो, व्यावहारिक रूप से उसका आधा कंधा और पूरी बाह फट गई। बैटर कॉकपिट फैंटेसिया की बंदूक के साथ एक यादृच्छिक दिशा में उड़ गया, जो उसके खोल में फंस गया था। हाँ हाँ, तुम अब मेरे हो। लड़का यह देखकर उत्साहित था कि उसकी जुआ सफल हो गई। उसने बूस्टर को रोक दिया, जिससे उसका मेच अचानक धीमा हो गया और ट्रिप हो गया। अपने मेच को अपने पैरों पर लाने में एक शर्मनाक लंबा समय लगा, लेकिन बच्चा सफलता से इतना भरा हुआ महसूस कर रहा था
कि उसे इसके बारे में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। 2 आरी दुर्घटनाग्रस्त एक आम मॉडल पर लंबर हो गया। एक कंधे और एक हाथ के नुकसान से फैंटेसिया एक को अपंग नहीं होना चाहिए था। उसके अधिकांश आवश्यक सिस्टम उसकी कमर में आराम करते थे, इसलिए जब तक उसके पास 2 कार्यात्मक पैर थे तब तक वह 2 आरी को पछाड़ सकता था। पायलट में अंततः अपनी क्षति की भरपाई करने के लिए कौशल की कमी थी, क्योंकि वह अब तक जो कुछ भी पूरा कर सकता था वह गोल घूमना था। लड़के ने अपना दृष्टिकोण रोक दिया और अपने मेज की राइफल उठा ली। बीम को एक सुसंगत लक्ष्य बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन शॉट्स की पूरी संख्या एक की गरीब चेसिस के माध्यम से पंच करने में सफल रही। विजेता शिपडर 66। हा, लड़के ने अपनी मुट्ठी उठाई, क्योंकि वह हंसा उसने फिर से जीत हासिल की थी, यह साबित करते हुए कि उसका सोना अच्छी तरह से खर्च किया गया था। हालांकि अनारी उसके मैच में कुछ आश्चर्य थे, और जो कोई भी सोचा था कि वह एक आसान लक्ष्य था, उसे एक बुरा उपहार मिलेगा। ट्राइसेराटॉप्सिस ने दूसरी ओर शिफ्टर 66 के भाग्य को शाप दिया। उसे थोड़ा खुशी महसूस हुई कि वह एकमात्र पायलट नहीं था जो 2 आरी की चाल के लिए गिर गया था। उसने शिफ्टर 66 को देखा जब वह नासमझी से अखाड़े में उतरा। बाद के मैचों ने साबित कर दिया कि लड़के ने बहुत जल्दी जश्न मनाया था। मैचमेकिंग ने शिफ्टर 66 के विरोधियों को समायोजित कर दिया था जब वह सस्ते चालों पर भरोसा करता रहा। इन थोड़े अधिक अनुभवी पायलटों ने जेमिनी एडॉन को पहचाना और जानते थे कि यह क्या कर सकता है। हालांकि वे 2 आड़ी की रिढ़ेवी उपस्थिति पर हंसे, फिर भी उन्होंने अपने दुश्मन को गंभीरता से हल्के मैच आमतौर पर शिफ्टर 66 के चारों ओर चक्कर लगाते थे, एक समय में छोटे काटने लेते थे और उसे जवाबी हमला करने के लिए कम अवसर छोड़ते थे। भारी मैच उसके लिए आसान प्रतिद्वंद्वी साबित हुए, क्योंकि वे उसकी नवाविष्कृत अंतिम चाल को चकमा देने में कम सक्षम थे। केवल सबसे भारी एक स्टार मैच ही अचानक टक्कर से हुई क्षति को झटक सकते थे। याद करते हुए कि उसे रात के खाने के लिए घर जाना था, लड़के ने अंततः एक दिन समाप्त कर दिया। अपने रिकॉर्ड में हार से अधिक जीत हासिल करने के बाद संभावित व्यक्ति को लगा कि फैंटेसिया 2 आड़ी खरीदना उसके जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। लॉग ऑफ करने से पहले उसने डिजाइनर को अपनी पता पुस्तिका में जोड़ा। संभावित व्यक्ति से अनभिज्ञ वीर ने एक पहेली अभिव्यक्ति के साथ अपने सिस्टम की अधिसूचना को देखा। मिशन इतनी जल्दी समाप्त हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने जो में बिक्री पर रखा था उसे खरीदने के लिए कोई पर्याप्त मूर्ख है। लकी ने एक म्याऊं के साथ सहमति व्यक्त की, जबकि वीर की दिशा में अपनी यांत्रिक पीछे को हिलाया। युवक ने प्लेफुली पालतू जानवर को उठाया और उसे अपनी छाती के खिलाफ गले लगाया। कम से कम तुम जो सामान टट्टी करते हो उसे बेचा जा सकता है। अब जब उसे आखिरकार कुछ डिजाइन पॉइंट्स प्राप्त हुए तो वीर वापस दुकान पर चला गया और अधिक ध्यान से उसके कैटलॉग को ब्राउज किया। पिछली बार उसने बस एक आकस्मिक नजर डाली थी, अधिक अवास्तविक प्रविष्टियों को शुद्ध बकवास के रूप में अनदेखा करना चुना था। अब जब उसने अपनी आंखों को फिर से उनके अतीत में बहकाया तो वीर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अगर सिस्टम वास्तव में डिजाइन पॉइंट्स के साथ यह सब करने में सक्षम है तो अगले ब्याज भुगतान को पूरा करना मेरी पकड़ में है। वीर ने अपनी मानसिकता में एक अचेतन सीमा तक पहुंच गया। वह हमेशा सिस्टम के बारे में थोड़ा संदेह करता रहा था, जो अचानक उसके जीवन में घुसपैठ कर गया था। अब हालांकि वह अपनी सभी अजीबताओं के साथ इसे गले लगाने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। जबकि कुछ डिजाइनर अपने करियर को शुरू करने के लिए अपनी फैंसी डिग्री पर भरोसा करते थे, अन्य लोग समस्या पर पैसे और कनेक्शन फेंकते थे वीर को शीर्ष पर अपना रास्ता प्रशस्त करने। आपको एक नया मिशन प्राप्त हुआ है। मिशन मिशन ट्यूटोरियल भाग 3 सामूहिक उत्पादन मास प्रोडक्शन। कठिनाई एफ रैंक। पूर्वापेक्षाएं ट्यूटोरियल भाग 2 पूरा किया। विवरण। एक मैच डिजाइनर को एक बार एक मॉडल बेचने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तविक डिजाइनरों के पास अपने उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों के झुंड होने चाहिए। कृपया एक महीने के भीतर अपनी खुद की रचना के 100 वर्चुअल मैच बेचें। इनाम एक यादृच्छिक 10 साल का लड़ाकू मैच उत्पादन लाइसेंस। सिस्टम ने इस बार उसे वास्तव में पेंच कर दिया। मुझे एक महीने में उनमें से 100 कैसे बेचना चाहिए। वीर के घबराने के बाद उसने मिशन का विवरण फिर से पढ़ा और समझा कि उसने एक महत्वपूर्ण विवरण को याद नहीं किया था। मिशन की मांग थी कि वह अपनी रचना के वर्चुअल मैच बेचे। वाक्यांश का तात्पर्य था कि वह मूर्खों के एक समूह को बेढंगे फैंटेसिया 2 आड़ी को बेचने की कोशिश करने में फंसा नहीं था। जब तक वीर एक महीने में कुछ सभ्य वेरिएंट को डिजाइन करने और उन्हें स्थानीय नेट पर प्रचारित करने में खर्च करता,
वह बिक्री के आंकड़े तक पहुंच सकता था। एक महीने में 100 बिक्री स्थापित वर्चुअल मेच डिजाइनरों के लिए मूंगफली की तरह लग सकती है, लेकिन वीर जैसे नॉन एंटिटी के लिए इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती बना रहा। मैं शारीरिक रूप से सभी 100 मॉडल हाथ से नहीं बना सकता, वीर ने एक बुनियादी योजना बनाते हुए निष्कर्ष निकाला। इस टियर पर पायलट अपने मॉडल से बहुत अधिक की मांग नहीं करते हैं। अगर मैं विनिर्माण को गेम को आउटसोर्स करता हूं तो यह ठीक रहेगा। गेम ने किसी भी डिजाइन के उत्पादन को स्वचालित करना आसान बना दिया, जब तक कि मालिक ने इसे वर्चुअल वर्कशॉप में कम से कम एक बार हाथ से गढ़ा हो। अगर वीर ने इस सेवा को सूचीबद्ध करने का फैसला किया तो यह भारी नुकसान के साथ आया। उत्पादन की लागत दोगुनी हो गई और तैयार मेज की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई। ये बीएसबीएच कॉरपोरेशन द्वारा जानबूझकर स्थापित किए गए थे ताकि मेज बाजार पर पेशेवर उत्पादकों की एक छोटी संख्या का वर्चस्व न हो सके। सबसे बड़ी चुनौती एक कस्टम मेज को डिजाइन करना था, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में डालने पर उसकी गुणवत्ता में गिरावट आने के बाद भी खरीदने लायक था। इसे प्रतिस्पर्धा पर कम से कम एक पर्याप्त लाभ प्रदान करना था। वह मदद के बिना ऐसे डिजाइन को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से ब्राइट क्रेडिट और डिजाइन पॉइंट्स जो उसने पिछले ट्यूटोरियल मिशन से अर्जित किए थे, अगर वह उन्हें समझदारी से खर्च करता है तो वह उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। ने की तंग समय सीमा के बावजूद वीर अत्यधिक प्रेरित महसूस कर रहा था। पूरा होने के इनाम में उल्लेख किया गया था कि वह एक वास्तविक मेज के लिए एक उत्पादन लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। अप्रचलित मेज के लिए लाइसेंसिंग लागत मामूली थी, लेकिन विशेष उद्देश्यों को छोड़कर कोई भी प्राचीन वस्तुएं नहीं खरीदता था। वर्तमान मेज के लिए लाइसेंस दसियों लाख ब्राइट क्रेडिट। केवल इनाम की यादृच्छिकता ने उसे थोड़ा सतर्क रखा। उसे अब तक सिस्टम के साथ ज्यादा भाग्य नहीं मिला था, इसलिए उसे लगा कि बेकार मॉडल प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। 100 साल से अधिक पुराने कोई भी डिजाइन युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए बहुत अप्रचलित थे, जबकि कुछ मेच डिजाइनरों ने आधुनिक सामग्री और प्रौद्योगिकी के साथ क्लासिक मॉडल को मरम्मत करके एक जगह पाई है। यह कभी भी पर्याप्त रूप से बड़ा बाजार नहीं रहा है। शायद सिस्टम की यादृच्छिकता उसे दूसरी दिशा में भी खराब कर सकती है। वीर को एक मॉडल प्राप्त हो सकता है जो बहुत उच्च अंत था, एक जिसकी उत्पादन के लिए अकेले सामग्री में अरबों की लागत थी। उसका छोटे पैमाने का सेकंड हैंड 3D प्रिंटर भी भागों के उत्पादन से जुड़ी सभी विदेशी सामग्री को संसाधित करने की क्षमता नहीं रखता होगा। अगर वह विशेष रूप से दुर्भाग्यशाली था। वीर ने अपना सिर हिलाया और जमीन पर उतर आया। सबसे पहले चलो डिजाइन पॉइंट्स खर्च करते हैं। वे बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन मेरे जैसे कुल शुरुआती के लिए पर्याप्त हैं। उसे ट्यूटोरियल मिशन को पूरा करने के लिए 1000 डीपी का एक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ था, लेकिन वह आगे चलकर उसी राशि पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने एक सफल डिजाइन को पूरा करने के लिए केवल 1 डीपी अर्जित किया और इसे बेचने के लिए एक और बिंदु। इस गति से उसे निकट भविष्य में डीपी का एक बड़ा सूखा का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट्स मेरे स्टेटस में बैठने से कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे उन्हें खर्च करना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी बुनियादी क्षमताओं में सुधार करने की सख्त जरूरत है। एक मैच वेरिएंट को डिजाइन करने और उसे बाजार में डालने के अपने हालिया अनुभव ने उसके कौशल स्तर को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद की। वीर को एक बेहतर था कि आयरन स्पिरिट में अपना काम बेचने वाले अन्य अनाड़ी मैच डिजाइनरों की तुलना में उसके अच्छे और बुरे बिंदु क्या हैं। स्टेटस: नाम वीर राठौर, पेशा नौसिखिया मेज डिजाइनर, विशेषज्ञताएं कोई नहीं, डिजाइन पॉइंट्स 1012, विशेषताएं: शक्ति 06, निपुणता 07, सहन शक्ति 06, बुद्धिमत्ता 12, रचनात्मकता 03, एकाग्रता 1, न्यूरल योग्यता F, कौशल असेंबली नौसिखिया, व्यवसाय अप्रेंटिस, कंप्यूटर विज्ञान अक्षम, गणित अक्षम, मैकेनिक्स अप्रेंटिस, धातुकर्म अप्रेंटिस, भौतिकी नौसिखिया। मूल्यांकन: सही रास्ते पर एक हारा हुआ व्यक्ति। उसका स्टेटस मुश्किल से बदल गया जब से उसने इसे पिछली बार देखा था। केवल उसकी एकाग्रता में 0.1 का सुधार हुआ था। हालांकि वह अपने दम पर अपनी विशेषताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता था। सिस्टम भी वही कर सकता था। हालांकि वह सिस्टम से अधिक उपकरण या पालतू जानवर खरीद सकता था। उसे अभी वास्तव में अपनी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता थी। वीर में बाहरी मदद पर बहुत अधिक भरोसा न करने की पर्याप्त समझ थी। कुछ घंटों के लिए शॉप और स्किल ट्री को ब्राउज करने के बाद वीर ने सिस्टम द्वारा
निर्धारित कीमतों के आधार पर एक खर्च करने की रणनीति बनाई। विशेषताएं मूल बातें बनाती हैं, वे सभी उपयोगी नहीं थे, लेकिन बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और रचनात्मकता का वीर की भविष्य की सीमाओं में काफी बड़ा प्रभाव था। उसकी रचनात्मकता विशेष रूप से कमी दिखाई दी, कुछ ऐसा जिसे वह पहली बार पुष्टि कर सकता था, क्योंकि उसके द्वारा स्केच किए गए किसी भी आकस्मिक ड्राइंग से घृणा के दिखते थे। वीर अपनी 3 मुख्य विशेषताओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसे खर्च की गई राशि के लिए तत्काल लाभ नहीं मिल सकता है, वे बस बहुत बड़े और अस्पष्ट थे। अपने कौशल वृक्ष को विकसित करने से तत्काल परिणाम मिले, व्यावहारिक उपकौशल में सुधार कर सकता था, जैसे 3D प्रिंटर के साथ काम करते समय अपनी दक्षता बढ़ाना या मेज के वजन वितरण को संतुलित करने में अधिक कुशल बनना। अधिक फैंसी और प्रभावशाली कौशल को अनलॉक करने के लिए लाखों डीपी की लागत आए और पहले अन्य कौशल के अधिग्रहण की आवश्यकता थी। वे गुत्सपल ईमानदारी से वीर विकल्पों के लिए खराब हो गया था, लेकिन अगर वह 1 महीने के भीतर 100 बिक्री को पूरा करना चाहता था और अपने ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट कमाना चाहता था, तो उसे अतिरिक्त को अनदेखा करने और पैसे कमाने वालों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। खुद को बहुत सारे रुचि क्षेत्रों में फैलाने से उसके लाभ कम हो जाएंगे। मुझे इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। मेरे विकल्प यहां मेरे बाकी करियर को प्रभावित करेंगे। कई स्टार डिजाइनरों ने एक विशेष पहलू में बाहर खड़े होने से अपनी शोहरत हासिल की। राउल द आर्मरर मेंडोजा ने आर्मर मिश्र धातुओं को विकसित करने और उन्हें अपने मेच डिजाइनों में सरल तरीकों से नियोजित करने के क्षेत्र में एक प्रतिभा थे। उनकी कंपनी द्वारा निर्मित मेच में कथित तौर पर सबसे अधिक जीवित रहने की दर थी। एक और स्टार जिसकी वीर ने प्रशंसा की वह था जोनाथन रासमुसेन, जिसे अपोलो के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल एक मेच की पंक्ति सनबर्स्ट श्रृंखला विकसित की। प्रत्येक सनबर्स्ट ने अपने शस्त्रागार में अग्नि हमलों को शामिल किया और वे हर नई पीढ़ी के विकास के साथ तेजी से परिष्कृत हुए। 50 वर्षों में अपोलो ने सनबर्स्ट को एक अजीब लेकिन जगहदार मेज के रूप में गर्मी आधारित मेज के शिखर में पेश किया था। स्वाभाविक रूप से ऐसे सितारे भी थे जो विपरीत दिशा में गए थे। द पॉलीमैथ क्लेयर ग्रामजा के पास मानव अंतरिक्ष में सबसे भयानक बुद्धिमत्ता में से एक थी। कोई भी क्षेत्र जिसमें उसने अपना दिमाग लगाया, भौतिकी से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक, वह शीर्ष पर पहुंच गई। वह डिजाइनों को बाहर धकेलने में भी कुख्यात रूप से विपुल थी, उनमें से कई विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम। वीर जानता था कि वह एक प्रतिभा नहीं था जो हर जगह अपना ध्यान फैला सकता था, इसलिए उसका पॉलीमैथ की नकल करने का कोई इरादा नहीं था। वह पिछले 2 उदाहरणों की नकल करने और एक या 2 चीजें चुनने से बेहतर होगा जो वह बेहतर कर सकता था। उसने हमेशा चीजों के यांत्रिक पक्ष में बेहतर किया। उसके स्टेटस स्क्रीन में उसके कौशल दक्षता ने इसे दर्शाया। वीर ने स्किल ट्री को ब्राउज किया और कुछ दिलचस्प विकल्प उठाए। 3D प्रिंटर प्रवीणता आय 200 डीपी, जूरी रिगिंग आय 150 डीपी, लाइट वेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आय 200 डीपी, स्पीड ट्यूनिंग आय 200 डीपी। उसके विकल्पों ने लाइट मेज पर एक पूर्वाग्रह को दर्शाया है, उसकी आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाने वाला एक व्यावहारिक निर्णय था। खेलों के बाहर भारी मेज मुख्य रूप से पेशेवर और सैन्य संगठनों में नियोजित होते थे, समूह जो आमतौर पर प्रमुख हथियार निर्माताओं के साथ व्यापार करते थे और छोटे एक आदमी मेज बुटीक से आदेश लेने से घृणा करते थे। हल्के मेज को बनाने के लिए कम कच्चे माल की आवश्यकता होती थी और कम अंत उत्पादन लाइसेंस सस्ते होते थे। सार्वजनिक बाजार में ज्यादातर कम औपचारिक आउटफिट शामिल थे जो हर जगह लागत बचाने की कोशिश करते थे, इसलिए जब भी वे इससे दूर हो सकते थे वे व्यापक रूप से प्रकाश और मध्यम वजन वाले मेज का उपयोग करते थे। अगर वह इस रास्ते पर गया तो वीर को खरीदारों के भाग उसने अपनी शेष बींदों का अधिकांश हिस्सा अपनी रचनात्मकता विशेषता को बढ़ावा देने पर खर्च किया है। उसकी ओर से एक जानबूझकर विकल्प था, हालांकि बुद्धिमत्ता बढ़ाने से उसे एक बेहतर दिमाग मिल सकता था। यह सुधार करने के लिए बहुत अधिक अंक खर्च करता था क्योंकि यह पहले से ही अपेक्षाकृत उच्च था। दूसरी ओर उसकी रचनात्मकता गंभीर रूप से निष्क्रिय थी। मेज को डिजाइन करना जैसे ही वीर ने 0.7 अंक की रचनात्मकता खरीदी, उसने तुरंत लाभ महसूस किया क्योंकि उसके दिमाग के चारों ओर उछलने वाले विचारों की मात्रा तेजी से बढ़ी थी। उसने चारों ओर देखा और दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखा। सब कुछ सुंदर लग रहा था और प्रत्येक वस्तु में उसका आकर्षण था। लकी विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। एक बिल्ली के बाद मॉडलिंग किया गया था, लेकिन रचनात्मकता का यह प्रमुख बढ़ावा वास्तव में फर्क ला रहा है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि इसने हमेशा मेरी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखा है। स्टेटस नाम वीर राठौर, पेशा नौसिखिया मेज डिजाइनर, विशेषज्ञताएं कोई नहीं, डिजाइन पॉइंट्स 12, विशेषताएं शक्ति 0 है,
निपुणता 0.7, सहन शक्ति 0.6, बुद्धिमत्ता 1.2, रचनात्मकता 1, एकाग्रता 1, न्यूरल योग्यता F, कौशल असेंबली नौसिखिया 3D प्रिंटर प्रवीणता I, व्यवसाय अप्रेंटिस, कंप्यूटर विज्ञान अक्षम, गणित अक्षम, मैकेनिक्स अप्रेंटिस जूरी रिगिंग आई स्पीड ट्यूनिंग आई, धातुकर्म अप्रेंटिस, भौतिकी नौसिखिया लाइटवेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आई, मूल्यांकन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे दुबले पसंद हैं। उसके खर्च के परिणामों ने वीर को अच्छे मूड में डाल दिया। वह डिजाइनर को संलग्न करने के लिए खुजली कर रहा था और एक बार जब उसने गेम में कुछ वर्चुअल लाइसेंस का चयन पूरा कर लिया तो उसकी रचनात्मकता को ढीला कर दिया। गेमिंग मार्केट का दौरा करने से ठीक पहले वीर ने पहले अपने 2 आरई वेरिएंट को देखा और आयरन स्पिरिट को विनिर्माण का ख्याल रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई 2 आरई जैसे बदसूरत मेज पर 3200 सोना फेंकने के लिए पर्याप्त मूर्ख है। अब जब मैंने अपने कई कौशल बढ़ाए हैं तो मैं इसके कच्चे डिजाइन से त्रुटियों को देख सकता हूं। मुझे वास्तव में शर्मिंदगी है कि मैंने वास्तव में ऐसी घृणा का निर्माण किया। फिर भी एक बिक्री थी, इसलिए वीर ने अपने खाते से डिजाइन को हटाया नहीं था। अगले कुछ घंटे बाजार के घटकों अनुभाग को खंगालने में बिताए। उसके नए उपकौशल ने उसके चैन से भयानक भागों को बाहर निकालने में मदद की। उसकी सुधरी हुई रचनात्मकता ने उसे अपरंपरागत संयोजनों पर विचार करने की अनुमति दी, हालांकि लागू करने के लिए कठिन। वह उन्हें अपने जूरी रिगिंग कौशल के साथ बलपूर्वक एक साथ जोड़ सकता था। उसने अंततः कुछ अच्छी एस्टोरिया प्रायोगिक उड़ान प्रणाली 25,000 ब्राइट क्रेडिट, फेट ईसीएम MKI 7,000 ब्राइट क्रेडिट, रेड आई असिस्टेड एम मॉड्यूल 9,999 ब्राइट क्रेडिट, एमतितिया हटाने योग्य बैटरी पैक 3,000 ब्राइट क्रेडिट, हार्कोनिक्स लाइट DMR संस्करण 3 19,999 ब्राइट क्रेडिट, उत्सव क्लाउड जनरेटर 5,000 ब्राइट क्रेडिट, मिरिन 21 अल्ट्रालाइट आर्मर प्लेटिंग 10,000 ब्राइट क्रेडिट। वीर ने अपनी खरीद को अंतिम रूप देते ही लगभग 80,000 ब्राइट क्रेडिट उसके खर्च खाते से बाहर निकल गए। अपने नए प्राप्त क्रेडिट के आधे हिस्से के साथ अलग होना दर्दनाक था, लेकिन उसने आवश्यक निवेश करने के लिए खुद को सांत्वना दी। उसके द्वारा चुने गए घटक लाइसेंस ने एक स्टार रेंज में असाधारण रूप से प्रदर्शन किया। उनकी उच्च कीमतों ने यह भी सुनिश्चित किया कि वीर के अधिक प्रतियोगियों ने अपने डिजाइनों में घटकों को शामिल नहीं किया। एक स्टार मेज अंततः नए संभावित लोगों के लिए प्रशिक्षण पहियों के रूप में कार्य करते थे। इसलिए जब किसी के पास कुछ वर्षों में बहुत बेहतर मेज तक पहुंच होती थी तो बहुत अधिक निवेश करना योग्य नहीं था। कुल मिलाकर वीर ने जिन भागों को लाइसेंस दिया था वे सभी उड़ान को बढ़ाने के चारों ओर घूमते थे। फैंटेसिया जैसे शुरुआती मेच में उन युगों में उड़ान प्रौद्योगिकी की अपरिपक्वता के कारण उड़ान विकल्पों की कमी थी। एस्टोरिया उड़ान प्रणाली का आविष्कार फैंटेसिया की शुरुआत के 100 साल बाद किया गया था और इसमें उदासीन शक्ति, छोटी उड़ान क्षमता और एक ओवरसाइज विंग प्रोफाइल था। लेकिन इसने काम किया। यह मानक ग्रह की स्थितियों में मेज को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए पहले सफल मॉड्यूल में से एक था। इस प्रकार मेज लड़ाई में एक नया आयाम पेश किया गया था। चलो काम पर लग जाते हैं। मुझे उन्हें एक एकल समन्वित मंच में एकीकृत करना होगा। वीर ने सिस्टम के डिजाइनर को खोला और अपने वर्चुअल वर्कस्पेस में स्टॉक फैंटेसिया 2A मॉडल को लोड किया। उसने उन घटकों को लोड किया जिन्हें उसने अभी एक एक करके खरीदा था और उन्हें फैंटेसिया 2A के फ्रेम में ठीक से एकीकृत करने में घंटों बिताए। यह उन्हें बोल्ट करने जितना सरल कभी नहीं था। प्रत्येक प्लेसमेंट को सावधानीपूर्वक निर्णय और थकाऊ काम की आवश्यकता थी। एस्टोरिया पंख पहले आए। उसके विशाल कंकाल विंग बोन प्रभावशाली रूप से बाहर की ओर भड़क रहे थे, जिससे फैंटेसिया एक गिरे हुए देवदूत जैसा दिखाई दिया। थ्रस्टर्स और एंटीग्रेविटी सिस्टम के संयोजन का मतलब था कि पंखों को अपनी सतह क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने इसे नुकसान पहुंचाना भी आसान बना दिया, क्योंकि कोई भी आकस्मिक हिट घटक के प्रदर्शन को कम कर सकता था और मेज को जमीन पर गिरा सकता था। इस कमजोरी का मुकाबला करने के लिए वीर ने मिरिन 21 अल्ट्रालाइट आर्मर प्लेटिंग के साथ एस्टोरिया के अंगों को सावधानीपूर्वक थोक करने के लिए चुना। यह एक नाजुक और त्रुटिप्रवण काम था, एक जो उड़ान प्रणाली की दक्षता को नाटकीय मात्रा से आसानी से कम कर सकता था। उसे अंततः इसे सही करने की कोशिश में पूरा दिन बिताना पड़ा। उसने बाएं आंख पर फेट इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवाद या ईसीएम एकम रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे संरेखित किया जाए ताकि छोटी एंटीना फैंटेसिया के कान से विस्तारित हो। ईसीएम ने यह सुनिश्चित किया कि स्वचालित और एम-असिस्टेड सिस्टम को मेज को ट्रैक करने में कठिन समय लगा। इसने निर्देशित मिसाइलों के खिलाफ विशेष रूप से अच्छा काम किया, जब तक कि वे एक ही टियर से थे।
रेड आई असिस्टेड एम मॉड्यूल को दूसरी आंख पर रखा गया था। इसकी लाल चमकती लेंस फैंटेसिया को एक खतरनाक रूप देती है। रेड आई ईसीएम के बिना मैच के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे पायलटों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बाद दुश्मन मैच पर अपना लक्ष्य रखने में मदद मिली। एम सहायता व्यावहारिक रूप से सभी कम्टियर फ्लाइंग मैच में आवश्यक थी यदि वे हवा में झट। ये सभी सिस्टम ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। खासकर उड़ान प्रणाली मॉड्यूल अपने खुद के ऊर्जा भंडारण के साथ आए थे, लेकिन एक स्टार भागों के रूप में वे आधुनिक विकल्पों की तुलना में सहन शक्ति में कमी थे। इसके लिए वीर को आयताकार एमटीटी बैटरी पैक कहीं भी रखने की आवश्यकता थी, जिसे वह फ्रेम को अतिभारित किए बिना फैंटेसिया पर फिट कर सकता था। एकमात्र जगह जहां वह उसने उनमें से अधिकांश को कमर के चारों ओर रखा, जिससे चेसिस एक ओवरफिल्ड टूल बेल्ट पहने हुए जैसा दिखता था। एमटीटिया के बारे में महान बात यह थी कि पैक डिस्पोजेबल थे, जिससे पायलटों को ऊर्जा से सूखा जाने के बाद उन्हें बाहर निकालने की अनुमति मिलती थी। उसने उन्हें मेरिन 21 आर्मर प्लेटों से कवर किया ताकि उन्हें नुकसान के लिए कम प्रवण बनाया जा सके। उसने एक अपरंपरागत लेकिन संभावित रूप से प्रभावी प्रणाली फेस्टिव क्लाउड जनरेटर को जोड़ा। क्लाउडी कर्टेन की एक विशेषता, वीर ने अपने घर गृह पर इमेज शो का दौरा किया था, जिसने रंगीन क्लाउड जनरेटर का उपयोग करके आकाश में पैटर्न बनाए। हालांकि इसके उज्जवल रंग चुपके में मुश्किल से मदद करते थे, वीर ने सोचा कि अगर एस्टोरिया के ठीक नीचे पीछे रखा जाए। एक बार जब उसने इन सभी घटकों को एकीकृत कर लिया, तो उसने फैंटेसिया के डिफॉल्ट हथियार को एक बोक स्टैंडर्ड कॉम्बैट चाकू और नए आर्कोनिक्स लाइट डीएमआर हार्कनिक्स लाइट डीएमआर होने के लिए सेट कर दिया। न तो एक स्निपर राइफल और न ही एक मानक असॉल्ट राइफल। आर्कोनिक्स ने फिर भी एक उदार फायरिंग दर पर सटीकता की पेशकश की। राइफल की भारी शक्ति आवश्यकताओं ने मेज के साथ। एक बार जब वीर ने सभी नवखरीदे गए हिस्सों को एक साथ लाया, तो नया वेरिएंट उसके स्टॉक मॉडल जैसा कुछ भी नहीं दिखता था। हालांकि इसे द्रव्यमान की एक उदार राशि प्राप्त हुई। नया फैंटेसिया एक शिकारी जैसा भी दिखाई दिया, जो दूर से किसी भी इंटरलोपर्स को हड़ताल करने में सक्षम था। उसने इस वेरिएंट को एक साथ रखने का आनंद लिया। वह सुधरी हुई रचनात्मकता और नवधिगृहित उपकौशल को भागों को एकीकृत करने का एक बहुत बेहतर काम करने के लिए मोड़ने में सक्षम था, जितना कि अगर वह अभी भी एक ताजा स्नातक था। यह मुश्किल से अब एक फैंटेसिया है, तो चलो आपको एक फैंटेसिया 2 सेराफिम फंतेजिया 2 सेराफिम कहते हैं। इससे पहले कि वीर अनुमोदन के लिए डिजाइन प्रस्तुत करता, उसने क्लाउडी कर्टेन के राष्ट्रीय रंगों में पूरे फ्रेम पर पेंट किया। इसने फैंटेसिया को ऐसा दिखाया जैसे वह आकाश में पैदा हुआ था। डिजाइन मूल्यांकन फैंटेसिया 2 सेराफिम। वेरिएंट का नाम फैंटेसिया 2 सेराफिम। बेस मॉडल फैंटेसिया 2। मूल निर्माता केजिया आर्मामेंट्स। वजन वर्गीकरण लाए। अनुशंसित भूमिका एरियल मार्क्समैन एरियल मार्क्समैन। आर्मर दी। वहन क्षमता एफ। सौंदर्य शास्त्र ए। सहन शक्ति दी। ऊर्जा दक्षता दी। लचीलापन C+। फायर पावर C। अखंडता F+। गतिशीलता ए। स्पॉटिंग B। एक्स फैक्टर F। विचलन 44%। प्रदर्शन सुधार 17%। समग्र मूल्यांकन फैंटेसिया 2 सेराफिम एक भयानक लागत पर एक बेहतर एरियल प्रदर्शन पेश करता है। शक्तिशाली लंबी दूरी की फायर पावर के लिए करीबी सीमा वाली लड़ाई में इसका प्रदर्शन बलिदान किया गया है। मैच अपने विरोधियों को आगे बढ़ने में सक्षम है जब तक कि उसके पास छोड़ने के लिए ऊर्जा है, जो बहुत अधिक नहीं है। सेराफिम अपने आकर्षक अपील के कारण आगे 10% से अधिक के प्रदर्शन सुधार के साथ एक मूल डिजाइन पूरा करने के लिए आपको 50 डिजाइन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। वीर ने एक जयकार के साथ हवा में हुपा किया। उसने वास्तव में यह किया। उसने एक कस्टम डिजाइन पूरा किया जिसने बेस मॉडल को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया। निश्चित रूप से उसने इस तरह के बढ़ावा को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक खर्च किया, लेकिन इसने फिर भी उसके सेराफिम को कस्टम फैंटेसिया के शीर्ष टियर में आगे बढ़ाया। नया डिजाइन और शुरुआती बिक्री। वीर ने सेराफिम सैफिम डिजाइन को बाजार में अपलोड किया, तो उसने तुरंत आवश्यक सामग्री खरीद ली। 2 के विपरीत सेराफिम में जटिल घटकों का एक अधिक जटिल एकीकरण इंटीग्रेशन था। एक काम करने वाले मॉडल के लिए जरूरी था कि वीर पुर्जों के निर्माण और संयोजन असेंबली का बहुत बेहतर ध्यान रखे। 3D प्रिंटर के साथ काम करने में उसकी बढ़ी हुई दक्षता ने उसे फ्रेम के अंतिम बिल को देखकर वीर को एक जबरदस्त झटका लगा। मुझे अकेले कच्चे माल पर पहले ही 4400 गोल्ड खर्च करने पड़े हैं। अगर मैं आयरन स्पिरिट को इसका उत्पादन स्वचालित करने दूं, तो अंतिम कीमत कम से कम दोगुनी हो जाएगी। एक स्टार मेक मैच जिसे खरीदने में 8800 गोल्ड का खर्च आता था, खेल में एक पूर्ण विलासिता एब्सोल्यूट लक्जरी थी। एक औसत खिलाड़ी को इतनी संपत्ति बनाने में महीनों लग जाते थे।
वीर ने अपने मॉडल के लिए एक क्रेडिट मूल्य जोड़ने का फैसला किया। चूंकि यह एक उच्च प्रदर्शन वाला मॉडल है, इसलिए अगर मैं सेराफिम के लिए असली पैसे लेता हूं तो मैं खुद को उचित ठहरा सकता हूं। उसने प्रति मॉडल 3,300 ब्राइट क्रेडिट की एक मामूली कीमत निर्धारित की, जो पहले से ही उस न्यूनतम सीमा पर थी जो खेल ने उससे मांगी थी। यदि वह अपने मेक्स को ब्राइट क्रेडिट में बेचता है तो सामग्री और निर्माण की लागत भी उसी मुद्रा से काट ली जाएगी। इसलिए मूल रूप से वीर को इस कीमत पर कोई लाभ नहीं होता था। 3,300 ब्राइट क्रेडिट अभी भी सेराफिम को प्रीमियम। मुझे नहीं लगता कि मेरा फैंटासिया फंतेजिया बहुत बुरा प्रदर्शन करेगा। आखिरकार यह इस टियर के कुछ उड़ान सक्षम मेक्स में से एक है, इसकी कुछ तो कीमत होगी। सेराफिम को बिक्री के लिए रखने के बाद वीर चुपचाप नहीं बैठा रहा। बाजार में हजारों कस्टमाइज्ड फैंटासिया मॉडल और लाखों अन्य एक स्टार वेरिएंट थे। हर दिन सैकड़ों नई रचनाएं सामने आती थीं। इसलिए वीर को अपनी रचना को प्रतिस्पर्धा से अलग दिखाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। सबसे पहले उसने गैलेक्टिक नेट पर सभी प्रमुख में उत्साही बोरों का दौरा किया और बेशर्मी से सेराफिम के प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली कुछ पोस्ट की। फिर उसने क्लाउडी कर्टन के वर्चुअल मेक पायलट समुदाय का दौरा किया और सेराफिम को एक देशभक्ति खरीद के रूप में प्रोत्साहित किया, क्योंकि इसमें ग्रह के प्रसिद्ध फेस्टिवी क्लाउड जनरेटर फेस्ट। हालांकि उसकी ऑनलाइन पोस्टिंग से थोड़ी बहुत चर्चा हुई होगी। आजकल नेट पर वास्तव में बहुत अधिक बकवास है। विज्ञापन के उसके दयनीय प्रयास समुद्र में एक बूंद की तरह हो सकते थे। कुछ मिनटों तक इस मुद्दे पर विचार करने के बाद वीर ने डुबकी लगाने का फैसला किया और खेल से एक अल्पकालिक विज्ञापन सेवा को सूचीबद्ध किया। आयरन स्पिरिट में एक विशाल बाजार था और डेवलपर्स ने माना कि कुछ डिजाइनर चाहते थे कि उनकी अपनी रचनाएं अलग दिखे। इसलिए आयरन स्पिरिट के बाजार ने एक मॉडल को अलग दिखाने के कई तरीके पेश किए, जैसे उन्हें खोज परिणामों के शीर्ष पर रखना या उन्हें वर्चुअल वातावरण में प्रदर्शित करना। सबसे सस्ता विकल्प एक दिन के लिए 1,000 ब्राइट क्रेडिट से शुरू होता था और वीर ने 10 दिनों के छिटपुट विज्ञापन के लिए 9,000 क्रेडिट का एक पैकेज डील खरीदा। इससे वीर के खातों में केवल 11,000 क्रेडिट बचे, जिसने उसे लगभग कंगाल बना दिया। पैसा कमाना बाद में आता है, अभी मेरे लिए सिस्टम के मिशन को पूरा करना सबसे अच्छा है। एक बार जब मुझे असली उत्पादन लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं और भी बहुत कुछ कमाऊंगा। खेल में हजारों डिजिटल मिक्स बेचना वास्तविक ब्रह्मांड में एक ही बिक्री करने की तुलना में कुछ भी नहीं है। अपने प्रकाशन को समाप्त करने के बाद वीर के पास बहुत समय बचा था, इसलिए वह सस्ते वेरिएंट के साथ आने के लिए डिजाइनर के पास वापस चला गया। फैंटासिया मॉडल को संशोधित करने के उसके अनुभव ने उसे उन क्षेत्रों का पता लगाने में मदद की जिनमें सुधार किया जा सकता था। हम चलो चेसिस को उपरार्मरिंग अपामरिंग से शुरू करते हैं। जैसे ही वीर अपने डिजाइनों में छेड़छाड़ कर रहा था, क्लाउडी कर्टेन पर किसी और ने आयरन स्पिरिट में लॉग इन किया और आदत के तौर पर वीर की प्रोफाइल देखी। ओह, समर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। चेसिंग क्लाउड्स ने आखिरकार एक नया मेक अपलोड किया है। देखते हैं कि क्या यह उसके पहले की रचना से ज्यादा मूर्खतापूर्ण दिखता है। किशोर ने सोचा कि नए फैंटासिया में एक अतिरंजित छाती या कुछ और हो सकता है। इसके बजाय जो उसने देखा वह अद्भुत रूप था। अत्यधिक कस्टमाइज्ड मिक्स स्टेरॉयड पर फैंटासिया जैसा दिखता था। इसके चौड़े फैले हुए पंख कभी कभी पीछे से निकलने वाले आकाशी बादलों से बाहर झांकते थे। इंद्रधनुषी रंग ने युद्ध में थोड़ी उपयोगिता प्रदान की, लेकिन इसने फैंटासिया को केवल कस्टम मेक की खतरनाक लाल आंख और लंबी मार्क्समैन राइफल ने ही मॉडल को कुछ जान दी। समर ने जल्दी से पता लगा लिया कि मेक को हवा में स्नैपिंग के लिए बनाया गया था। एरियल स्नाइपिंग सबसे कठिन विशिष्टताओं में से एक थी जिस पर एक पायलट ध्यान केंद्रित कर सकता था, लेकिन कम से कम इस मेक में एक इनबिल्ट एम असिस्ट मॉड्यूल तो इसे सेराफिम कहा जाता है। इसने फैंटासिया को कुछ अविश्वसनीय में बदल दिया है। मेक दिखने और प्रदर्शन दोनों में उत्कृष्ट था। हालांकि समर ने मध्यम वजन के मेक्स को चलाने में विशेषज्ञता हासिल करने का इरादा किया था, फिर भी वह सेराफिम को खरीदने और इसे अपने मेक अस्तबल में जोड़ने में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी आंखें प्रशंसा में स्पेसिफिकेशन शीट को नीचे स्क्रॉल करती गईं और कीमतों पर आकर रुकी। पीएफएफएफ क्या 3,300 क्रेडिट? यह तो लूट है। कम से कम गोल्ड की कीमत तो ज्यादा उचित लगती है। दुर्भाग्य से 4,400 गोल्ड उसकी कीमत सीमा से बाहर था। वह अभी तक अपने ग्रोनिघालमन मैच से आगे नहीं बढ़ा था। समर शांत हुआ और सेराफिम को खरीदने की अपनी आवेगपूर्ण इच्छा को रोक दिया। अगर उसे पता होता कि एक बार हस्तनिर्मित मॉडल बिक जाने के बाद सेराफिम की गोल्ड की कीमत दोगुनी हो जाएगी, तो वह शायद अपना दोपहर का भोजन थूक देता।
जहां तक क्रेडिट में भुगतान करने की बात है, उस जैसे बच्चे के पास केवल 50 क्रेडिट जेब खर्च के रूप में थे, जो इन गेम आइटम पर खर्च करने के लिए बहुत अपर्याप्त था। उसके माता पिता इतने पैसे बर्बाद करने के लिए उसे डांटते। यह मेक मेरी कीमत सीमा से बाहर है। मैं इस लक्सरी मॉडल को खरीद नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो खरीद सकता है। मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करने दो। समर, यो दोस्त, क्या तुम उपलब्ध हो? सेवेद स्नेक, क्या हाल है? समर, मुझे बाजार में एक नया मेक वेरिएंट मिला है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। सेवेद स्नेक, यह कुछ अजीब होना चाहिए। अगर तुम मुझे इसके बारे में बताने के लिए समय निकाल रहे हो, मुझे एक नाम बताओ, मैं इसे चेक करूंगा। समर, फैंटासिया दो आ सेराफिम। सेवेद स्नेक, धिक्कार है, तुम सही कह रहे हो। यह अब तक का सबसे अच्छा फैंटासिया है जो मैंने देखा है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? मैं उस सारे गोल से एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला फ्लाइट मेक खरीद सकता हूं और फिर भी कुछ ब्लिंग ब्लिंग के लिए बचा सकता हूं। समर, वे सभी मेक्स पक्षियों या कमजोर पुरुषों की तरह दिखते हैं। यह एक सभ्य एकीकृत उड़ान प्रणाली, डिसेंटली इंटीग्रेटेड फ्लाइट सिस्टम वाला कुछ फैंटासिया में से एक है। तुम क्लाउड जनरेटर के साथ कुछ बेहतरीन तरकीबें भी कर सकते हो। बस इसे आजमा कर देखो यार। सेवेद स्नेक, तुम मुझे यह मेक क्यों दिलाना चाह रहे हो? क्या तुम चेजिंग क्लाउड्स को जानते हो? समर, नहीं, मैं उसी डिजाइनर के दूसरे कस्टम फैंटासिया के खिलाफ एक एरीना मैच हार गया था। तभी से मैं उस पर नजर रख रहा हूं, क्योंकि वह कुछ मूर्खतापूर्ण लेकर आया था। सेवेद स्नेक, ठीक है, मुझे उसकी प्रोफाइल देखने दो। फैंटासिया दो आरी है ना? यह उसके अकाउंट पर एकमात्र दूसरा मॉडल है। ओह। समर, सेवेद स्नेक, हा 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 एक्स डी। समर, हाँ, मुझे पता है। सेवेद स्नेक, तुम्हें मुझे उस मैच का रिप्ले फुटेज भेजना होगा। समर, भूल जाओ। सेवेद स्नेक, प्लीज 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 प्लीज। समर, अगर तुम सेराफिम खरीदोगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। सेवेद स्नेक, जरूर हो गया। समर ने अपने दोस्त की सार्वजनिक प्रोफाइल की जांच की और वास्तव में अंजेलिक मैच को अभी अभी उसके मेक अस्तबल में जोड़ा गया था। उसे यकीन था कि सेवेद स्नेक ने मेक को क्रेडिट से खरीदा होगा। ब्रॉन्ज लीग में गोल्ड कमाना मुश्किल था। अमीर बाप के साथ सांप हजारों क्रेडिट बर्बाद कर सकता था। कोई और विकल्प न होने के कारण समर ने रिप्ले फाइल अपने दोस्त को भेज दी। कुछ मिनट बीत गए। सेवेद स्नेक, एक्स डी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने जुनूनी हो। तुम किसी के गधे से पिट गए। वह आखिरी पल सचमुच सोने जैसा है। समर, प्लीज ज्यादा मत हंसो, मुझे इसे अपनी बाकी जिंदगी के साथ जीना होगा। सेवेद स्नेक, तुम्हें यह रिप्ले क्लास में दिखाना चाहिए। सभी को यह पसंद आएगा। समर, उफ, अभी नहीं। क्या तुम पहले ही कतार में लग गए हो या क्या? मैं तुम्हारे सेराफिम को एक्शन में देखना चाहता हूं। सेवेद स्नेक, ठीक है ठीक है। एक बोनाफाइड दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा होने के नाते सेवेद स्नेक एक आरामदायक जीवन जीता था। उसके पास अच्छा लुक था, दोस्तों का एक विस्तृत दायरा था और वह स्कूल में अच्छा करता था। अपने अतिव्यस्त माता पिता की लगातार अनुपस्थिति के अलावा उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक शक्तिशाली व्यक्ति पोतनतेत होना बस सोने पर सुहागा था। सरकार द्वारा यह पता चलने के बाद कि वह 3-5% में से एक था, उसके माता पिता ने उसे पायलटिंग में ट्यूशन देने के लिए सेवानिवृत्त मेक पायलटों को काम पर रखा। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इससे करियर बनाएगा। सिर्फ आरक्षित रिजर्विस्ट का दर्जा ही उन दोनों को पागल करने के लिए पर्याप्त। अभी मैचमेकिंग ने सेवेद स्नेक के लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना समाप्त कर दिया था। उत्सुक होकर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रोफाइल की जांच की, जबकि खेल युद्ध के मैदान को लोड कर रहा था। खिलाड़ी प्रोफाइल। निकनेम कैसिड फॉक्स, कासी द फॉक्स। लीग ब्रॉन्ज। जीत स्लैश हार स्लैश ड्रॉ 307 स्लैश 276 स्लैश 0। सुसज्जित मेक ओरियन इंक एक्सेल्सियर ई 26 स्टॉक। वजन वर्गीकरण हेवी हैवी। एक लड़की हूं, एक्सेल्सियर को तोड़ना एक कठिन काम है। खिलाड़ियों ने एक्सेल्सियर को आयरन स्पिरिट में शीर्ष 50 एक स्टार स्टॉक मेक्स में से एक के रूप में स्थान दिया। इसके 4 भारी पैर उल्लेखनीय स्थिरता प्रदान करते थे, जबकि इसकी सेंटोर जैसी धर तौसो में एक 2 पैरों वाले समकक्ष की तुलना में 20% अधिक कवर था। जिस चीज ने मेक को इतना बदनाम कर दिया था वह यह थी कि इसे ऊर्जा हथियारों से भरा गया था। सौभाग्य से खेल द्वारा चुने गए नक्शे में एक रेगिस्तानी वातावरण के बीच बहुत सारे घाटियां कानियंस थीं। एक्सेल्सियर को किसी भी अत्यधिक गर्मी को बाहर निकालने में
मदद करने के लिए पानी का एक पूल नहीं मिल पाएगा। एक बार मैच शुरू होने के बाद सेवेद स्नेक ने तुरंत अपने एस्ट्रिया पंखों एस्टोरियो विंग्स को चालू किया और घाटी पर चढ़ गया। आखिरकार एक कमांडिंग व्यू के साथ एक पठार के ऊपर उतर गया। हालांकि उसकी उड़ान एक झटकेदार और अस्थिर प्रक्षेप वक्र ट्रजेक्ट्री का अनुसरण करती थी, फिर भी यह प्रभावशाली था कि उसने पहली बार मेघ को उड़ाने के बावजूद उस पर नियंत्रण। हम एस्ट्रिया उन उड़ान प्रणालियों की तुलना में बहुत खुरदरा है जिनके साथ मैंने प्रशिक्षण लिया है। इसमें कोई स्थिरीकरण स्टेबिलाइजेशन नहीं है। नियमित आरक्षित लोग केवल अपनी कक्षा के अंतिम वर्षों में एक उड़ने वाले मेघ को नियंत्रित करना सीखते थे। सेवेद स्नेक को बहुत अधिक ट्यूशन प्राप्त होने के कारण बढ़त मिली थी, अन्यथा वह युद्ध में सेराफिम को खरीदने और उपयोग करने में आत्मविश्वास नहीं रखता, जबकि उसका दोस्त समर इस मैच को देख रहा था। तुम मुझे देख रहे होगे, है ना? तो मैं तुम्हें एक शो दिखाता हूं। फैंटासिया 2 और सेराफिम ने सक्रिय स्कैनिंग एक्टिव स्कैनिंग में संलग्न होते हुए अपने बाल सेंसर्स को हर दिशा में फैलाया। इससे उसकी स्थिति का पता चला, लेकिन सेवेद स्नेक को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि एक्सेलसियर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। कुछ सेकंड के बाद उसके रडार ने एक नया ब्लिप ब्लिप प्रदर्शित किया। तो वह छिप भी नहीं रही है। अच्छा है, मुझे घाटियों में कंघी करने की परेशानी से बचाता है। कैसिड फॉक्स ने पास में केवल कुछ चट्टानों और घाटियों के साथ एक खुले मैदान में अपनी जगह बनाने का फैसला किया। उसकी पसंद लेजर के लिए एक स्पष्ट लाइन ऑफ फायर क्लियर लाइन ऑफ फायर रखने की इच्छा को दर्शाती थी। उसके एक्सेलसियर के चौगुनी पैर पहले ही मिट्टी में धंस चुके थे, जिससे मेघ की स्थिरता बढ़ गई थी। कैसिड फॉक्स लड़ना चाहती थी। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। सेवेद स्नेक दहाड़ा जैसे ही वह उठा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उड़ा। अपने मार्ग की घोषणा करने के लिए क्लाउड जनरेटर को टॉगल टॉगल कर दिया। एक्सेलसियर इस राजसी प्रवेश से अचंभित हो गया था। सेराफिम ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। उसकी दी एमआर डिजिटल मार्क्समैन राइफल एक बताने वाली आवृत्ति टेलिंग फ्रीक्वेंसी पर संपीड़ित ऊर्जा बोल्ट कंप्रेस्ड एनर्जी बोल्ट्स को थूक रही थी। सेराफिम की तेज उड़ान के बावजूद उनमें से कुछ एक्सेलसियर पर हल्के वार भी करने लगे। दुश्मन पायलट ने अपने पर काबू पाया। उसने अपने एक्सेलसियर के हाथ उठाए और अपनी अंतर्निहित बैरल बिल्टिन बारल्स से लेजर आग का एक झरना छोड़ा। सेराफिम के ईसीएम ने लेजरों की सटीकता को कम करने में मदद की, लेकिन आग के बैराज ने उसके अजीबोगरीब चकमा देने पर काबू पा लिया। तुम परेशान करने वाली मक्खी हो, कैसिड फॉक्स ने सार्वजनिक चैनल में चिल्लाया। तुम कितनी भी चाले गिमिक्स इस्तेमाल कर लो, मैं फिर भी तुम्हें मार गिराऊंगी। बोली लगाने से पहले मुझे कुछ बार मार कर दिखाओ। लड़की को एहसास हुआ कि वह अति प्रतिक्रिया कर रही है और शांत हो गई। अपनी आग की दर को धीमा कर दिया। हालांकि इसका मतलब था कि सेराफिम को मारने की उसकी संभावनाएं कम हो गईं। इसने उस समय में भी देरी की जब उसका मेक लेजरों को फायर करना जारी रखने के लिए बहुत गर्म हो गया। दोनों मेक्स के बीच की लड़ाई घिसाव अट्रिशन की लड़ाई में बदल गई। भारी मेक ने दी एम आ के दंड देने वाले वारों को टैंक करने के लिए अपने विपुल कवच प्रोडिजियस आर्मर पर भरोसा किया, जबकि सेराफिम ने अपने हवाई श्रेष्ठता और ईसीएम पर भरोसा किया ताकि उसके रास्ते में दागी गई अधिकांश लेजरों से बचा जा सके। एक्सेलसियर एक बार जब उसकी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो वह नुकसान में होता था, लेकिन एक बार जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी तो सेराफिम भी मुसीबत में पड़ जाता था। उड़ान भरने में बहुत ऊर्जा बर्बाद होती थी। सेवेद स्नेक के हवा में चकमा देते रहने के कारण सेराफिम लगातार अपने चेसिस से ऊर्जा पैक बाहर निकाल रहा था। मेघ ने इंद्रधनुषी बादलों की धारियों से आधा आसमान रंग दिया था, मानो वह युद्ध के मैदान को स्वर्ग के एक टुकड़े में बदल रहा हो। यह सब तब रुक जाएगा जब सेराफिम अपनी ऊर्जा खत्म कर देगा। उड़ान और एक काम करने वाली राइफल के बिना हल्का मेघ एक बैठा हल्के मेघ्स को भारी मेघ्स के खिलाफ लड़ने देना इतना अनुचित है। यह वास्तव में सेराफिम का सबसे बुरा मुकाबला है। भारी मेक्स ने कवच ऊर्जा शीतलन कूलिंग और हथियारों के लिए अधिक जगह की पेशकश की। वे हमेशा अपनी उच्च समग्र क्षमता के कारण घिसाव की लड़ाई जीतते थे। इससे पहले कि एक्सेलसियर अब गर्मी को संभाल न पाए, सेराफिम की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कुछ बदलना था। उसने अपनी दी एमआ को फायर करना बंद कर दिया और उसे ऊर्जा फीड एनजी फीड से अलग कर दिया और उसे गिरा दिया। इसके बजाय उसने उसके होल्स्टर से कॉम्बैट नाइफ को निकाला और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। सेराफिम हवा में पलट गया और चाकू को आगे बढ़ाते हुए नीचे की ओर गति करने लगा। चाकू हवा को काट रहा था। क्या तुम पागल हो? कैसिड फॉक्स ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि वह खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसने अपना फायरिंग एंगल संकरा कर दिया था। अब जब सेराफिम उसके एक्सेलसियर की ओर गोता लगा रहा था तो उसे मारना बहुत आसान हो गया।
सुपरहीटेड प्रकाश की कई किरणें स्लिमर मेक के सिर पर गिरी, जिससे ईसीएम और एम असिस्ट दोनों बर्बाद हो गए। इससे उसके लिए अपने शॉट्स मारना आसान हो गया। हालांकि धड़ पर लगने वाले अधिकांश लेजर केवल अनावश्यक कवच को जलाते हुए प्रतीत हुए, केवल उड़ान प्रणाली के पंखों पर लग। सौभाग्य से सेराफिम नीचे की ओर गोता लगाने के लिए काफी हद तक गति पर निर्भर था, इसलिए नीचे की ओर थ्रस्ट डाउनवर्ड थ्रस्ट के नुकसान ने मेघ को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। उसका क्लाउड जनरेटर रंगीन भाप की एक धारा पंप करता रहा, जिससे ऐसा लग रहा था कि गिरता हुआ सेराफिम भगवान की सजा का अवतार है। दोनों मैक्स के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई और दोनों मैक्स के टकराने से ठीक पहले दोनों पायलटों ने हरकत की। एक्सेल्सियर सिर्फ वहीं खड़ा होकर वार लेने के लिए मूर्ख नहीं था। कैसी फॉक्स ने अपनी आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी पाव को एक्सेल्सियर के पैरों की ओर मोड़ दिया, जिससे वह एक आश्चर्यजनक उछाल के साथ किनारे पर कूद गया। सेराफिम पहले ही ऐसे कदम की आशंका जता चुका था। केवल 100 मीटर दूर होने पर स्त्री मेक ने एक और हवाई पलटाव किया, मेक की एड़ियों को नीचे की ओर इंगित करते हुए दुश्मन के प्रक्षेप वक्र के साथ अपने पतन को समायोजित किया। दोनों एक विशाल दुर्घटना में टकरा गए, जिसका प्रभाव घाटी की दीवारों पर गूंज उठा। समर, जो उत्सुकता से किनारे पर देख रहा था, यह भी नहीं बता सकता था कि सेराफिम का आत्मघाती बमबारी सफल रहा था या नहीं। धुएं, आग और रंगीन धुएं ने दुर्घटनास्थल को घेर लिया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कुछ भी बरकरार बचा है या नहीं। धिक्कार है, कौन जीता?